अध्याय 121। कोई भी पक्ष नहीं जीतता। थोड़ा समय बीत गया। शिम्यू को एक बर्बर शियान तियान योद्धा जोंग युआन के 2 शक्तिशाली प्रहारों का सामना करना पड़ा था। इस घटना ने उन्हें काफी प्रसिद्ध बना दिया था। उनकी ख्याति धीरे धीरे दुर्ग प्रांतों में फैल गई थी। इसके अलावा उन्होंने युद्धभूमि में अपने काले ब्लेड से कई हो तियान टोटेम योद्धाओं का भी वध कर दिया था। समय के साथ ये दोनों घटनाएं किंवदंतियां बन गईं। कई बर्बर टोटेम योद्धा शिम्यू को ज्वलंत ब्लेड के नाम से पुकारने लगे थे। 6 महीने बाद रूई प्रांत की सीमा पर एक खतरनाक पहाड़ी घाटी में एक जगह थी। वहां से रुक रुक कर हथियारों की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। अक्सर उनके साथ दयनीय चीखें और चिल्लाहटें भी होती थीं। घाटी में गहराई में एक खुला मैदान था। लगभग 1 दर्जन ऊंचे और हटे कट्टे टोटेम योद्धा 5 मानव शिष्यों के साथ एक दिल दहला देने वाली लड़ाई में उलझे हुए थे। वे निर्दयता से शिष्यों को मार रहे थे और टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। शिम्यू इन्हीं शिष्यों में से एक था। आसपास के पहाड़ी इलाकों में 20 या उससे ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनमें से ज्यादातर मानव योद्धा थे। इनमें से ज्यादातर लाशें फटी हुई हालत में थीं। उनके क्षत विक्षत शरीर ऐसे लग रहे थे मानो किसी जंगली जानवर ने उन्हें चीर डाला हो। उनके कटे हुए अंग, खून और टूटे हुए अंदरूनी अंग पूरी घाटी में बिखरे पड़े थे। पूरी घाटी खून की एक अप्रिय और तीखी गंध से भरी हुई थी। यह इतनी घिनौनी थी कि किसी को भी उल्टी आ जाए। शिम्यू और उनके 10 साथियों पर इन बर्बर लोगों ने अपने गढ़ लौटते समय हमला किया था। उन्होंने अभी अभी एक मिशन पूरा किया था। फिर पहाड़ी घाटी से गुजरते समय उन्हें एक घात में बैठे हुए व्यक्ति का सामना करना पड़ा। शुरुआत में केवल 7 टोटेम योद्धा ही उनका रास्ता रोक रहे थे। इसलिए मानव शिष्य आश्वस्त थे क्योंकि उस समय उनकी संख्या बर्बर लोगों से ज्यादा थी। इसके अलावा ये शिष्य युवा और महत्वाकांक्षी थे, इसलिए वे युद्ध से भागे नहीं। हालांकि स्थिति तब असंतुलित हो गई जब दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। आसपास की पहाड़ी घाटी से 10 टोटेम योद्धा निकलकर उनके समूह में शामिल हो गए। इससे स्थिति पूरी तरह बदल गई। फिर मानव जाति को भारी क्षति उठानी पड़ी। जिया हो जुआन नाम का एक शिष्य मानव शिष्यों का नेता था। वह तियानयिन संप्रदाय का था। उसने महसूस किया कि परिस्थितियां उनके लिए प्रतिकूल हो गई थीं, लेकिन अब उनके पास बचने का मौका भी नहीं बचा था। मानव शिष्य अब संख्या में बर्बर लोगों से कम हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी एक मिशन पूरा किया था, इसलिए वे पहले से ही थके हुए थे। इसलिए वे जल्दी ही एक भयावह स्थिति में फंस गए। हालांकि वे अभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर जी जान से लड़ रहे थे। उन्होंने कई टोटेम योद्धाओं को मार डाला था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान भी हुआ था और उनके कई योद्धा मारे गए थे। दोनों पक्षों के अधिकांश बचे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शिम्यू भी घायल हो गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी पीठ पर 2 फुट लंबा घाव साफ दिखाई दे रहा था। उसके पहने हुए स्वर्ण कवच के अंदर भी चोट लगी थी। उसके घाव से लगातार ताजा खून बह रहा था। उसकी कमीज खून से भीगी हुई थी। इसके अलावा उसकी जांघों और पसलियों पर पंजों के कई निशान दिखाई दे रहे थे। हर एक इंसान की हथेली जितना बड़ा था। शिम्यू ने अपना रक्तस्राव रोकने के लिए मिस्के से प्राप्त कायाकल्प मंत्र का प्रयोग किया था, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। 9 टोटेम योद्धा अभी भी युद्धभूमि में लड़ रहे थे। उनमें से 4 ने शिम्यू को घेर लिया था। शिम्यू इन बर्बर लोगों से लड़ने के लिए स्वर्ण कवच मंत्र का प्रयोग कर रहा था। उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी और 2 अपेक्षाकृत कमजोर बर्बर लोगों को मार गिराने में सफल भी रहा था। जिया हो जुआन ने भी कई दुश्मनों को मार गिराया था। स्थिति थोड़ी स्थिर लग रही थी। हालांकि सभी टोटेम योद्धाओं का ध्यान शिम्यू पर था क्योंकि वह दुश्मनों के बीच ज्वलंत ब्लेड के रूप में प्रसिद्ध था। हालांकि शिम्यू शांत और स्थिर दिख रहा था। उसका काला ब्लेड हवा के झोंके की तरह नाच रहा था। उसने कुशलता से चारों बर्बरों के हमलों को विफल कर दिया। हालांकि उसके मन में थोड़ी घबराहट थी। उसने देखा कि जिया हुआ जुआन बेहद खराब हालत में था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो वह खून से नहा गया हो। फिर भी वह 2 टोटेम योद्धाओं से निपटने की कोशिश कर रहा था। बाकी 3 शिष्य टूटने के कगार पर थे। उनमें से एक ने तो अपना एक हाथ भी गंवा दिया था। फिर भी वह अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ विश्वास के सहारे लड़ रहा था। चारों बर्बर लोगों ने शिम्यू को चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी वे शिम्यू के हाथ में मौजूद काले ब्लेड से डरे हुए थे। उन्होंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि युद्ध में उनका पलड़ा भारी है। इसलिए उन्होंने समझदारी से काम लिया और शिम्यू को बेतहाशा मारने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर देरी करने की रणनीति अपनाई। शिम्यू स्थिति की गंभीरता से पूरी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि शेष 3 शिष्य टोटेम योद्धाओं के क्रूर हमलों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि जिया हो जुआन भी एक बेहद नाजुक स्थिति में फंस गया था। शिम्यू हिल गया और एक और वार से बच गया। इसी बीच उसने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अचानक उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अपनी असाधारण सुनहरी पुतलियों की बदौलत वह दूर की चीजें बिल्कुल साफ देख सकता था। घाटी के प्रवेश द्वार से कई 100 फीट की दूरी पर उसे 10 या उससे ज्यादा काले बिंदु दिखाई दिए। वे बड़े होते जा रहे थे, मानो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे हों। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि ये लोग टोटेम योद्धा थे। अचानक 2 हृदय विदारक चीखें एक साथ गूंज उठीं। शिम्यू ने देखा कि जिया हो जुआन ने अपने भाले से एक टोटेम योद्धा का गला चीर दिया था। टोटेम योद्धा की मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन जिया हो जुआन खुद एक और बर्बर योद्धा के हाथों में पड़ गया था। उसकी पीठ पर पत्थर की कुल्हाड़ी से गंभीर घाव हो गए थे। घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डी साफ दिखाई दे रही थी।
उसकी चोट से ताज़ा खून बहने लगा था। तभी एक भुजा वाले शिष्य को एक टोटेम योद्धा की कुल्हाड़ी ने 2 टुकड़ों में काट डाला। उसके कटे हुए शरीर से खून की धारा बह निकली। उसके अंदरूनी अंगों के साथ शिष्य की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपनी सारी शक्ति इकट्ठा कर ली थी और जोरदार प्रहार किया था। उसके आखिरी वार ने उसके दुश्मन की एक आंख अंधी कर दी थी। एक आंख वाले बर्बर का चेहरा खून से सना हुआ था। फिर भी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जिया हो जुवान की ओर तेजी से बढ़ा। जिया हो जुवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि वह अभी भी 2 बर्बर लोगों से लड़ रहा था। अपने साथी की मृत्यु देखकर वह और भी ज्यादा ऊर्जावान और गंभीर हो गया। अचानक शी म्यू के दिमाग में एक विचार को आंधा। उसने एक बार फिर घाटी की ओर देखा और दृढ़ निश्चय किया। फिर उसने आखिरी कवच ताबीज अपने हाथ में थाम लिया। उसका शरीर चमक उठा और बाईं ओर से आए एक घुमावदार खंजर को चकमा दे गया। खंजर एक लंबे बर्बर व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। फिर शी म्यू ने जानबूझकर खुद को एक गंजे बर्बर व्यक्ति के सामने उजागर कर दिया जो उसके दाहिनी ओर खड़ा था। शी म्यू को देखते ही गंजे बर्बर की आंखों में एक अशुभ चमक आ गई। उसकी दाहिनी हथेली, जो भालू के पंजे जैसी थी, हिली और शी म्यू के दाहिने हाथ पर वार करने लगी। अचानक एक तेज हवा शी म्यू के दाहिने कंधे पर जोरदार दबाव के साथ आ गिरी। शी म्यू के पीछे 2 बर्बर लोग खड़े थे। वे जुड़वां थे। शी म्यू को देखते ही उन्होंने भी अपनी मेंटिस जैसी भुजाएं हिलानी शुरू कर दी। उनकी भुजाओं की तेज गति से ठंडी हवा के साथ ब्लेड की रोशनी के 4 चक्कर लगे। एक बर्बर ने अपनी ब्लेड की रोशनी से शी म्यू का बायां हिस्सा बंद कर दिया। दूसरे ने उसका दायां हिस्सा बंद कर दिया। अब उन्होंने दोनों तरफ से शी म्यू के भागने का रास्ता बंद कर दिया था। अचानक शी म्यू के बाएं हाथ पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर उसने अपने चमकते बाएं हाथ से अपनी छाती थपथपाई। उसकी त्वचा पर सुनहरी रोशनी की एक हल्की परत उभरी और उसके पूरे शरीर पर छा गई। वह मुड़ा और उन दोनों बर्बरों का सामना किया। उसका काला ब्लेड लाल लपटों के बीच अजगर की तरह दहाड़ा। उससे 13 ज्वलंत लाल ब्लेड छायाएं निकलीं और ये ब्लेड छायाएं जुड़वां बच्चों की ओर लुढ़क गईं। इस दौरान शी म्यू ने गंजे बर्बर के हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। शुआ, जैसे ही लाल ब्लेड की परछाइयां जुड़वां बच्चों से टकराने वाली थीं, शी म्यू जोर से चिल्लाया। उसने बहुत जोर लगाया था और अपनी असली क्यूई को अपने ब्लेड में डाल दिया था। 13 लाल ब्लेड परछाइयां बीच में इकट्ठी हुईं और एक धधकती लाल ब्लेड की लकीर में विलीन हो गईं। ये लगभग 10 फीट लंबी थी। फिर शी म्यू ने अपनी धधकती ब्लेड की रोशनी जुड़वां बच्चों में से एक के सिर पर फेंकी, मानो बिजली का एक बोल्ट हो। क्लैंग, धातु की झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। जुड़वां बर्बर स्तब्ध रह गया। उसने तलवार से बचने के लिए अपनी बाहें अपनी छाती के सामने मोड़ लीं। कच, एक तड़तड़ाहट के साथ उसकी भुजाएं उसके शरीर से अलग हो गईं। फुफकार, फिर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसका विशाल सिर, जो चोटियों से भरा था, हवा में उड़ गया। हालांकि उसका सिरविहीन शरीर उसी जगह पर खड़ा रहा। उसकी कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा सा बहने लगा। ये पूरी प्रक्रिया एक क्षण में घटित हो गई थी। शी म्यू ने एक भी लापरवाही नहीं दिखाई थी। लेकिन तभी ब्लेड की कुछ परछाइयां और एक भालू का पंजा शी म्यू के शरीर पर भारी पड़ा। पिंग, कुछ धीमी धमाकों की आवाजें गूंजीं। शी म्यू के शरीर पर सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर से अंधेरा छा गया। दूसरे जुड़वां बर्बर ने अपने भाई की मौत देखकर अपना दिमाग खो दिया। वह बेहद गुस्से में था। वह एक उन्मत्त जानवर की तरह शी म्यू पर टूट पड़ा। उसने ये भी नहीं देखा कि शी म्यू ने एक और चाल चलने की तैयारी कर ली थी। शी म्यू का बायां हाथ पहले ही एक अजीब सी मुद्रा में आ चुका था। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। शी म्यू के मुंह से एक धुंधली सी सफेद गेंद निकली। वह जुड़वां बर्बर के बेहद करीब आ गई थी, इसलिए वह उससे बच नहीं सका और उसकी छाती में जा लगी। धमाका! जुड़वां बर्बर को चीखने का भी मौका नहीं मिला। उसके सीने में एक बड़ा और खून से सना छेद दिखाई दिया। वह चक्की के पाट जितना बड़ा था। फिर वह जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फिर शी म्यू ने अपनी काली तलवार घुमाई और कई काली परछाइयां छोड़ीं। वे परछाइयां उसकी तलवार से भाग गईं और गंजे बर्बर के लगातार हमलों को नाकाम कर दिया। उसका बायां हाथ पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी में बदल गया और उसने एक और लंबे बर्बर के तलवार पर वार किया। शी म्यू ने तेज हमले के बाद बाकी 2 बर्बरों से दूरी बना ली। वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर लड़खड़ाया और अपना संतुलन वापस पाया। शी म्यू का रंग पीला और थका हुआ लग रहा था। उसकी शारीरिक शक्ति और जादुई शक्ति लगभग समाप्त होने ही वाली थी। फिर भी उसने लड़ना नहीं छोड़ा। उसने अपनी काली तलवार अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से रखी। उसकी तलवार की सतह एक बार फिर हल्की सी लाल रोशनी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक और हमला करने के लिए तैयार हो। लंबे और गंजे बर्बर लोगों की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखा और कई कदम पीछे हट गए। फिर वे 100 फीट से भी ज्यादा की दूरी से शी म्यू के चारों ओर एक घेरा बनाने लगे। अचानक आसपास का वातावरण करुण चीखों से भर गया। शी म्यू चौंक गया। उसने देखा कि उसकी टीम के 2 और शिष्य खून से लथपथ होकर गिर पड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी थी और उन 2 टोटेम योद्धाओं पर पलटवार किया था जिनसे उनका सामना हुआ था। उन्होंने उनमें से एक को मार गिराया था, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि घायल टोटेम योद्धा को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी छाती की चोट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने बाकी 2 बर्बरों के साथ मिलकर एक आक्रामक हमला किया।
वे जिया हो जुवान पर पीछे से हमला करने वाले थे। जिया हो जुवान फिर से एक निराशाजनक स्थिति में थी। अचानक शी म्यू आगे बढ़ा और उनकी ओर झपटा। उसने अपना ब्लेड हवा में लहराया और घायल टोटेम योद्धा की ओर 13 ब्लेड छायाएं दाग दी, जो जिया हो जुवान पर हमला करने ही वाला था। ये देखकर लंबे और गंजे बर्बर लोग गुस्से से दहाड़ उठे और जल्दी से शी म्यू का पीछा करने लगे। जिया हो जुवान की आंखों में एक आशंका भरी चमक उभर आई जब उसने देखा कि तीनों बर्बर उस पर हमला करने ही वाले हैं। उसके हाथ में पकड़े लंबे भाले से एक काली रोशनी निकल रही थी जो हवा में कुछ भयानक चाप बना रही थी। फिर वह एक आंख वाले बर्बर की ओर झपटा। उसने अपने पीछे के बाकी 2 बर्बरों को नजरअंदाज कर दिया। अब वह एक अतिरिक्त क्षति के विचार पर चल रहा था। धमाका! एक तेज आवाज सुनाई दी। घायल बर्बर ने एक करुण चीख मारी जब 2 काले ब्लेड जैसे साए उसके शरीर पर गिरे। उसके जख्मों से खून बहने लगा। फिर उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके 3 टुकड़े हो गए थे। एक और खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। जिया हो जुवान ने अपने भाले से एक आंख वाले बर्बर का गला चीर दिया था। हालांकि छोटे बर्बर की पत्थर की कुल्हाड़ी से उसकी कमर 2 हिस्सों में कट गई। उसके शरीर से खून और उसके अंदरूनी अंग फूट पड़े। हा, हमारा नेता तुयान किसी भी पल और लोगों के साथ यहाँ आ जाएगा। फ्लेमिंग ब्लेड, तुम्हारी मौत आ ही गई। गंजा आदमी चौंका और साथ ही गुस्से में भी। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था जब उसने शी म्यू के पीछे से 1 दर्जन आकृतियां आती देखीं। बाकी 2 बर्बर भी बहुत खुश लग रहे थे। वे गंजे आदमी के दोनों ओर खड़े हो गए थे और घाटी के द्वार का रास्ता रोक दिया था। शी म्यू का अगला हिस्सा 3 बर्बर लोगों ने रोक लिया था और पीछा करने वाली टीम उसके पीछे से आ रही थी। अब वह बेहद मुश्किल स्थिति में था। शी म्यू का रंग गहरा गया। उसने कई आक्रामक कागजी ताबीज निकाले और अपनी जादुई शक्ति को सक्रिय किया। फुसफुस फुसफुस कई सीटी की आवाजें सुनाई दीं जब उसने कई कागज के ताबीज फेंके, जैसे कि अग्नि गेंद ताबीज, अग्नि सर्प ताबीज, विशाल चट्टान ताबीज, जल तलवार ताबीज और कई अन्य गंजे बर्बर की ओर। उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियां एक साथ हिलीं और अविश्वसनीय गति से 2 चमकदार चांदी की रोशनियां निकलीं। चांदी की रोशनियां हवा में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थीं जब वे उस गंजे आदमी के दोनों ओर खड़े 2 टोटेम योद्धाओं की ओर बढ़ रही थीं। ये चांदी की रोशनियां मूनलाइट सी अर्चिन का नया संस्करण थी जिसे शी म्यू ने हाल ही में परिष्कृत किया था। बाईं ओर के छोटे कद के बर्बर ने उपहास किया और अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी घुमाई। उसकी कुल्हाड़ी की तेज गति से एक सफेद लहर बनी। ये लहर फिर चांदी की रोशनी से निपटने के लिए आगे बढ़ी। दाईं ओर खड़े लंबे बर्बर ने अपना घुमावदार खंजर पकड़ लिया। वह धुंधला हो गया और कई भ्रामक छवियां बनाने लगा। उसके खंजर की वास्तविक स्थिति का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया। वह आती हुई चांदी की रोशनी से निपटने के लिए भी तैयार लग रहा था। चांदी के चांदनी खंजरों ने अभी निशाने को छुआ भी नहीं था। अचानक उनकी सतह पर कुछ बैंगनी रंग के जादुई अक्षर चमक उठे। फिर खंजरों पर बैंगनी रोशनी की एक परत छा गई। दोनों बर्बर लोग मुश्किल से ही समझ पाए थे कि हवा में कुछ अजीब सा है। उनके कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही छोटे छोटे बैंगनी रंग के आग के गोले हवा में उठ खड़े हुए। फिर बीच में एक विशाल चमकदार बैंगनी रोशनी ने बर्बर लोगों को ढक लिया। धमाका! एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। तीनों टोटेम योद्धा बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जहां वे तीनों खड़े थे वहां जमीन पर 2 गड्ढे बन गए थे। ये गड्ढे कई फीट के दायरे में फैले हुए थे। सफल हमले के बाद शी म्यू एक पल भी नहीं रुका। उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी छाती पर एक और कागज का ताबीज चिपका लिया। फिर वह हल्की हवा में बदल गया और घाटी के मुहाने की ओर दौड़ पड़ा। अध्याय 122 2 महिलाएं। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर स्वर्गीय किंग पर्वत की गहराई में द क्यूई साम्राज्य के किंग प्रांत में स्थित पहाड़ इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान में उड़ रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर एक महल था। उसके चारों ओर कई इमारतें थीं। महल में कई मानव आकृतियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। वे बहुत व्यस्त लग रही थीं। यह महल संघ का मुख्यालय था। इसका गठन 3 राज्यों के 7 बड़े संप्रदायों ने मिलकर किया था। महल के भीतर एक भव्य महलनुमा हॉल था, दूसरी इमारतों से बहुत दूर। यह अपने आसपास की दूसरी इमारतों से बिल्कुल अलग था। भीड़ से अलग दिखने के कारण यह आसपास की इमारतों से कहीं बेहतर लग रहा था। हॉल का पिछला हिस्सा एक खड़ी चट्टान पर टिका हुआ था। हॉल की रखवाली के लिए आसपास कोई शिष्य नहीं था। अचानक हॉल के अंदर से एक धीमी आवाज आई। हॉल के अंदर मौजूद लोग किसी बात पर बहस करते हुए प्रतीत हो रहे थे। पिंग! अचानक हॉल में एक खड़खड़ाहट की आवाज गूंजी, मानो कोई कप टुकड़े टुकड़े हो गया हो। तभी हॉल का पिछला दरवाजा खुला। दरवाजे में इतनी जगह थी कि कोई आराम से अंदर जा सके। 2 खूबसूरत आकृतियां चमकती हुई दरवाजे से बाहर निकलीं। वे चट्टान के पास एक बांस के झुरमुट की ओर बढ़ने लगीं। उन्होंने एक बार भी सिर नहीं घुमाया। उनमें से एक सफेद वस्त्र पहने हुए थी। उसका शरीर बहुत सुंदर था। उसके चारों ओर एक सुखद और मनोहर आभा थी। इससे वह किसी स्वर्गीय देवी जैसी लग रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि तियानयिन संप्रदाय की राक्षसी चुड़ैल थी। दूसरी लड़की सुनहरे कपड़े पहने हुए थी। उसका रूप रंग दानव चुड़ैल जितना आकर्षक नहीं था, हालांकि उसका शरीर बेहद कामुक था। उसकी हर हरकत में एक मोहक आकर्षण था। वह काले दानव संप्रदाय की जिन शियाओ चाई थी। ये बूढ़े मूर्ख जिस भी मुद्दे पर बात करते हैं उसका अंत झगड़े में होता है। वे बिना ज्यादा समय गंवाए कभी भी किसी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंचते। सच कहूं तो उन्हें सफलता और असफलता की कोई परवाह नहीं। उनसे बात करना बेकार है। जिन शियाओ चाई के मुंह के कोने सिकुड़ गए जब वह बोल रही थी। उनसे ज्यादा उम्मीद मत रखो।
7 बड़े संप्रदाय सिर्फ बातों से ही लड़ रहे होते। अगर बर्बर लोगों ने इतना बड़ा आक्रमण न किया होता, दानव चुड़ैल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके स्वर में उपहास का भाव था। हे, तुम सही कह रही हो। हमें इन बर्बर लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब हम बहनें एक दूसरे से अक्सर मिल सकेंगी। जिन शियाओ चाय ने अपना सिर घुमाया और राक्षसी चुड़ैल की तरफ देखा। फिर उसने चेहरे पर प्यार और मासूमियत भरे भाव के साथ कहा, तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, इसलिए ऐसी बातें मत कहो। बर्बर लोगों का आक्रमण कोई मामूली बात नहीं है। हम लापरवाही नहीं बरत सकते, वरना हमारे 7 बड़े संप्रदायों के सैकड़ों साल के इतिहास को बर्बर लोग कुचल देंगे। राक्षसी चुड़ैल ने अपनी नाजुक भौहें सिकुड़ते हुए डांटते हुए कहा, वे कुछ नहीं, बस बर्बर लोगों का एक झुंड है। बस वे उतने खतरनाक नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। जिन जियाओ चाय ने होंठ सिकुड़े और असहमति भरे लहजे में जवाब दिया। वे इस मामले पर तब तक चर्चा करते रहे जब तक वे बांस के जंगल में नहीं पहुंच गए। हरे बांस मंद हवा में आगे पीछे हिल रहे थे। इससे जंगल में एक बेपरवाह और एकांत आभा आ गई थी। ये 2 खूबसूरत महिलाओं की बेजोड़ आकृतियों के साथ एक तीव्र विरोधाभास का काम कर रहा था। मैंने हाल ही में सुना है कि शांगहीन की लाश फू प्रांत के युयांग पर्वतों में मिली थी। उन्हें कोल्ड स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था। क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? जिन शियाओ चाय ने पूछा। वह एक धूर्त और विश्वासघाती आदमी था। मुझे समझ नहीं आता कि मिस यून उसकी चापलूसी भरी बातों में इतनी आसानी से कैसे फंस गई। वह अपनी पहचान छिपाकर फू प्रांत में रह रहा था। सौभाग्य से बर्बर आक्रमण ने उसे उसके ठिकाने से खदेड़ दिया, वरना उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता। दानव चुड़ैल की आंखों में एक ठंडी नजर चमक उठी। फिर उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब दिया, हुन्फ, मर्द बेवफा और दिल तोड़ने वाले होते हैं। उसे उचित सजा नहीं मिली। तुमने उसे बहुत आसानी से छोड़ दिया। उसे टुकड़ों में काट देना चाहिए था। फिर उसकी आत्मा को मेरे काले सांप के जार में कैद कर देना चाहिए था, ताकि उसे हमेशा के लिए दर्दनाक और जहरीले दंशों से तड़पाया जा सके। यह अफसोस की बात है कि मिस यून ऐसे आदमी के लिए मर गईं। जिन शियाओ चाय के सुंदर चेहरे पर एक उदास भाव था जब वह गुस्से से बोली। ये शब्द सुनते ही दानव चुड़ैल की आंखें चमक उठीं। अचानक उसके विचारों में 2 गर्म आंखें उभर आईं। उनमें जिद की एक झलक थी। इस याद ने उसके दिल में अचानक एक एहसास भर दिया। जिन शियाओ चाय ने दानव चुड़ैल के हाव भाव में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने आगे कहा, मैंने सुना है कि मिस यून की एकमात्र शिष्या अभी भी युद्ध के मैदान में बर्बर लोगों से लड़ रही है। मैंने उसे एक बार देखा है। उसका नाम मिस जुवान है। ऐसा लगता है कि उसके गुण अपनी गुरु मिस यून से मिलते जुलते हैं। आप उसे किसी सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं भेज देते? मैंने एक बार कोशिश की थी। मैंने उसे वापस हमारे संप्रदाय में बुला लिया था, लेकिन वह लैन यून से भी ज्यादा जिद्दी लग रही है। वह जिंदगी मरण की परिस्थितियों से गुजरकर खुद को मजबूत करने पर अड़ी है। दानव चुड़ैल ने बेबसी से जवाब दिया। जिन जियाओ चाय ने एक लंबी सांस छोड़ी। हालांकि यह उसके लिए बुरा नहीं है। अगर वह जीवन मरण की कठिनाइयों का अनुभव नहीं करती तो शायद वह आगे न बढ़ पाए। 7 बड़े संप्रदायों के कई युवा शिष्यों ने पिछले 2 वर्षों में बर्बर जाति के विरुद्ध संघर्ष के कारण उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न संप्रदायों से कई नए होनहार पात्र भी सामने आए हैं। दानव चुड़ैल ने कहा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। वैसे भी कहा जाता है कि आप पहले से ज्यादा सहृदय लग रहे हैं जब इन छोटी छोटी बातों की बात आती है। मैंने आपको पहले कभी इन युवा शिष्यों की स्थिति की परवाह करते नहीं देखा। जिन शियाओ चाय ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मेरी मालकिन को मंगशांग ने घायल कर दिया था। वह अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए मुझे उनकी जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा बांटना होगा। दानव चुड़ैल ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, ओह, अगर आप ऐसा कहती हैं मिस जू, मुझे पता है कि आपकी प्रतिभा पर गहरी नजर है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि 7 संप्रदायों में से कौन से शिष्य आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। बस मुझे कुछ नाम बताइए। जिन शियाओ चाय ने उत्सुकता से पूछा। करीब 6 महीने पहले मिस जुवान ने युद्ध के मैदान में एक मुश्किल मिशन में हिस्सा लिया था। उन्हें अपनी टीम के साथियों के साथ बर्बर जाति के एक गढ़ पर चुपके से हमला करना था। मुझे उनकी चिंता थी, इसलिए मैं उनकी टीम के पीछे पीछे चल पड़ी। तभी मेरी नजर आपके संप्रदाय के एक शिष्य पर पड़ी। उसका नाम शी म्यू था। वह एक मजबूत और साहसी व्यक्ति था। इसके अलावा उसकी बुद्धिमत्ता वाकई काबिले तारीफ थी। दानव चुड़ैल ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, शी म्यू, लगता है मैंने ये नाम पहले भी सुना है। वो दिखता कैसा है? जिन जियाओ चाय ने उत्सुकता से पूछा। वह लंबा चौड़ा आदमी है, जिसकी त्वचा कांसे जैसी है और चेहरे की बनावट भी ठीक ठाक है। वह ब्लेड चलाने में माहिर है। ओह, वैसे वह एक जादू का जादूगर भी है। दानव चुड़ैल की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं जब उसने ये शब्द कहे, जादू का जादूगर। ओह, तो ये सचमुच वही है। मुझे अब उसकी याद आ गई है। उसने मुझ पर भी अच्छा प्रभाव डाला था। खैर, बात तो ये है कि उसे हमारे काले दानव संप्रदाय में लाने के लिए उसे मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मिस जू, लगता है आप इस शिष्य शी म्यू की बहुत परवाह करती हैं। आपको आमतौर पर एक साधारण शिष्य का रूप याद नहीं रहता। जिन जियाओ चाय ने कुछ देर सोचा, फिर वह मुस्कुराई और ताली बजाई। लेकिन तभी एक विचार उसके मन में आते ही उसकी खूबसूरत भौहें से उड़ गईं। दानव चुड़ैल को देखते ही उसकी आंखें एक संदिग्ध नजर से चमक उठीं। मुझे लगता है कि उसमें बहुत क्षमता है, और तो और वह आपके संप्रदाय का है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको उस पर ध्यान देने के लिए याद दिला दूं। दानव चुड़ैल ने उसकी संदिग्ध बातों पर ध्यान नहीं दिया।
उसने उसी उदासीन स्वर में उत्तर दिया। अचानक जिन जियाओ चाय की छवि चमक उठी और वह दानव चुड़ैल के सामने प्रकट हुई। मिस जू, आपने बचपन में मुझसे वादा किया था कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और यह भी कि आप कभी किसी और को पसंद नहीं करेंगी। क्या आपको अपने शब्द याद नहीं है? जिन जियाओ चाय ने राक्षसी चुड़ैल को एक भावुक नजर से देखा। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाकर राक्षसी चुड़ैल के गोरे और बेदाग चेहरे को छुआ। यह एक मजाक था जो मैंने तुम्हें बचपन में सुनाया था। इसे इतनी गंभीरता से मत लो। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे फिर कभी दोहराओ। मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। दानव चुड़ैल एक कदम पीछे हटी और धीरे से जिन शियाओ चाय का हाथ झटक दिया। उसके चेहरे के भाव ठंडे थे। फिर वह हवा में तैरती हुई चली गई। जिन शियाओ चाय कुछ देर तक राक्षसी चुड़ैल की घटती हुई आकृति को देखती रही। फिर उसने गुस्से से अपना पैर पटका। उसकी आंखों में एक खतरनाक नजर उभर आई। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। वह शांत दिख रही थी। उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि उसके सुंदर चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। फिर वह विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी। पिछले 3 दिनों से शीम्यू दुर्गम रास्ते चुन रहा था। वह किसी तरह पहाड़ी के बीच स्थित एक गुप्त गुफा में सुरक्षित वापस पहुंचने में कामयाब रहा। ये जगह उस भूमिगत खदान से कहीं ज्यादा बड़ी थी जिसमें वह पहले रुका था। इसके अलावा ये रूई प्रांत में संघ के सबसे महत्वपूर्ण गढ़ों में से एक था। 7 बड़े संप्रदायों के 100 से ज्यादा शिष्यों को इस गढ़ में नियुक्त किया गया था। इसका नेतृत्व एक कुशल होउतियान योद्धा कर रहा था। ज्वलंत ब्लेड के रूप में शीम्यू की पहचान ने एक जादुई जादूगर के रूप में उनकी विशेष पहचान में बहुत योगदान दिया था। इसने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई थी, इसलिए इस गढ़ के लगभग सभी शिष्य उन्हें जानते थे। कई शिष्यों ने देखा कि जब वह गढ़ में लौटे तो उनका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। सभी चौंक गए, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए उनमें से किसी ने भी विस्तार से नहीं सोचा। जब शीमू मिशन पर निकले थे तो उन्हें 20 शिष्यों की एक टीम का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन केवल शीमू ही लौटे थे, वह भी गंभीर घावों से लथपथ। तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट था। तो यह क्या हुआ? गुफा की गहराई में स्थित एक पत्थर के कमरे से एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। उस आवाज में सदमे और गुस्से का भाव था। आवाज जिन चेन नाम के एक व्यक्ति की थी। वह 30 साल का नौजवान लग रहा था। वह लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा और गठीला शरीर वाला था। अपनी भारी भरकम कदकाठी और कदकाठी के कारण वह किसी जंगली जैसा लग रहा था। शीम्यू काफी लंबा था, लेकिन जिन चेन उससे भी ज्यादा लंबा था, लगभग एक इंसान के सिर जितना। मैं इस मामले की शिकायत यूनियन से जरूर करूंगा। वैसे भाई शी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास लाकर बहुत अच्छा काम किया। इस महान योगदान के लिए आपको मूल पुरस्कारों के अलावा 10 अतिरिक्त उपलब्धि अंक भी मिलने चाहिए। आपको अगले कुछ दिनों तक बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जख्मों को भरने के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। शीम्यू ने उसकी बात मान ली। उसने उससे पहचान पत्र लिया और अपने कमरे में चला गया। एक पल के बाद शीम्यू अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था। उसके जख्मों से अब खून नहीं बह रहा था, हालांकि उसकी त्वचा पर ढेर सारे निशान और खरोंचें दिखाई दे रही थीं। यह एक अद्भुत दृश्य था। उसने अपने खून से सने कपड़ों के ढेर से एक मुलायम और चमकदार सुनहरे कवच का टुकड़ा उठाया। कवच को देखते ही उसकी आंखों में दुख की एक झलक उभर आई। पिछले 2 सालों में उसने बर्बर लोगों के खिलाफ 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थीं। उसे हमेशा इसी कवच पर भरोसा था। वह सचमुच भाग्यशाली था, क्योंकि इसी कवच ने उसकी रक्षा की और हर तरह के हमलों को झेला, वरना उसे कई गंभीर चोटें लग जाती। लेकिन अब कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये लड़ाई अब तक की उसकी सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी। हालांकि यह उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी कुछ महीने पहले उसने जियान तियान योद्धा जोंग युआन के साथ लड़ी थी, जब उसे और उसकी टीम के सदस्यों को बर्बर लोगों के अन्न भंडारगढ़ में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया था। 3 बर्बर लोगों के एक साथ हुए हमले से उसका कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वह इतना फटा हुआ था कि किसी काम का नहीं था। शीम्यू ने मुस्कुराकर सुनहरा कवच एक तरफ रख दिया। फिर उसने हरे रंग के मरहम की एक शीशी निकाली। उसने अपने जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया। उसे एक ताजगी का एहसास हुआ जिससे उसके जख्म ठंडे होने लगे। यह मरहम उसे मिस्के ने दिया था। उन्होंने ये शीशी उसे उस दिन दी थी जिस दिन उन्हें अपने संप्रदाय के आदेश से दूसरे गढ़ में स्थानांतरित किया गया था। ये ब्लेड के घावों को भरने में काफी कारगर था, हालांकि इसकी तुलना की लकड़ी जैसी उपचार तकनीक से नहीं की जा सकती थी। वह उन दिनों को याद किए बिना नहीं रह सका जब वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। अगर वह यहाँ होती तो उसके जख्मों को यूं ही नहीं छोड़ती। फिर उसे अपने जख्मों के इलाज के लिए इस मरहम पर निर्भर न रहना पड़ता। शीम्यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपने शरीर में रियल क्यूई का प्रयोग शुरू कर दिया। वह मरहम के साथ रियल क्यूई का प्रयोग करके अपनी चोटों को ठीक करना चाहता था। दानव चुड़ैल द्वारा दी गई काली रक्त और आत्मा की गोली खाने के बाद उसका रक्त थोड़ा मजबूत हो गया था। इस गोली ने उसे स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के अभ्यास में भी मदद की थी। इसके अलावा उसकी आत्म चिकित्सा क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ था। उनकी अद्भुत पुनर्स्थापन शक्ति के कारण 4-5 दिनों के भीतर उनकी चोटें 70-80% ठीक हो गईं। हालांकि इस दौरान वह खाली नहीं बैठा था। उसने अपना ज्यादातर समय एक और घटिया जादुई मंत्र को निखारने में बिताया था। उसने अपने ज्यादातर जादुई मंत्र कुछ दिन पहले हुए घात में इस्तेमाल किए थे। वह विशेष रूप से निर्मित मूनलाइट सी अर्चिन खंजरों को भी नहीं भूला था। उसने झाओ पिंग से उसके लिए कुछ और खंजर बनाने का अनुरोध किया था,
लेकिन युद्ध की स्थिति की गंभीरता के कारण उसे उन्हें लेने के लिए अपने संप्रदाय में लौटने का अवसर नहीं मिला था। अध्याय 123 स्थानांतरण आदेश। शिम्यू अपने कमरे में जादुई तावीज बनाने में व्यस्त था, तभी उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपनी भौहें उठाईं और दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हुआ। बाहर खड़े व्यक्ति को देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि कोई शिष्य जादू टोना सुधारने की मांग लेकर आएगा, लेकिन उसने अपने दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा देखा। वह कोई और नहीं बल्कि जिन चेन था। भाई जिन को अपने छोटे भाई से मिलने का समय कैसे मिला? शिम्यू ने संदेह भरे स्वर में पूछा। फिर वह उसे अपने कमरे के अंदर ले गया। जिन चेन ने इधर उधर देखा और पत्थर की मेज पर अपनी नजरें गड़ा दी। मेज पर ढेर सारे जादुई कागज, स्याही की एक शीशी, एक जादुई ब्रश और दूसरी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी थीं। मेज पर कुछ तैयार जादुई तावीज भी रखे थे। भाई शी बहुत मेहनती हैं। आप जख्मों से उबरते हुए भी काम कर रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। जिन चेन मुस्कुराए। उन्होंने अपने आने का कारण नहीं बताया। वरिष्ठ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। ये सचमुच बहुत उबाऊ है, इसलिए मैंने समय बिताने के लिए कुछ जादुई मंत्रों को निखारने का फैसला किया। शिम्यू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिन चेन ने कुछ कागज के ताबीज उठाए और उनका अवलोकन करना शुरू कर दिया। भाई शी, आपकी चित्रकारी तकनीक बेहद सहज है। इसके अलावा आपके जादुई ताबीज आत्मिक शक्ति से भरपूर प्रतीत होते हैं। आपकी सफलता दर को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको कागज के ताबीज बनाने का हुनर आ गया है। मैंने आत्मिक श्रेणी के कई जादूगर देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी जैसी सफलता दर हासिल नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से हमारा गढ़ अब आपकी उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकता। जिन चेन ने गहरी सांस ली और खेद से भरे स्वर में बोला। भाई जिन का क्या मतलब है? शिम्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। हे, मुझे अभी अभी यूनियन से ट्रांसफर ऑर्डर मिला है। वे चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर उत्तर पूर्वी गढ़ में हो। आज मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये खबर खुद ही सुना दूं। जिन चेन ने धीरे से हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी कमीज से एक जेड स्लिप निकाली और शिम्यू की तरफ बढ़ा दी। शिम्यू चौंक गया। उसने जेड पर्ची ली और अपनी आत्मिक शक्ति से उसकी जांच की। यह एक स्थानांतरण आदेश था, जिस पर यूनियन के हस्ताक्षर थे। वे चाहते थे कि वह जुआन लिंक पर्वतों में एक गुप्त गढ़ में पहुंच जाए। उसे 10 दिनों के भीतर वहां रिपोर्ट करना था। उस जगह का नक्शा पर्ची पर लगा था। गढ़ के आसपास का इलाका भी उस पर अंकित था। नक्शा देखकर शिम्यू को बहुत खुशी हुई। नक्शे के अनुसार ये गढ़ युद्ध क्षेत्र से काफी दूर लग रहा था, इसलिए यह उसके वर्तमान गढ़ से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जा रहा था। हालांकि जेड स्लिप में शिम्यू के अचानक तबादले का कोई कारण नहीं बताया गया था, लेकिन पीछे वाले क्षेत्र में तबादला होना कभी भी बुरी बात नहीं थी। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए माफ करना, सीनियर जिन। मैं यूनियन के आदेश का पालन करूंगा और 2 दिन के अंदर निकल जाऊंगा। शिम्यू ने जेड स्लिप रख दी। फिर उसने अपने हाथों को सीने से लगाकर सम्मानपूर्वक कहा, क्या मैं भाई शी के जाने से पहले उनसे एक छोटी सी मदद मांग सकता हूँ? जिन चेन थोड़ी देर हिचकिचाया। फिर उसने शर्मिंदगी भरे स्वर में पूछा। भाई जिन, अगर आपको कुछ कहना है तो बेझिझक कहिए। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। शिम्यू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं इस गढ़ के सभी शिष्यों की ओर से आपका सच्चा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। भाई शी भी देख सकते हैं कि मोर्चे पर युद्ध हर गुजरते दिन के साथ तीव्र होता जा रहा है, इसलिए इसके लिए जादुई तावीज़ों की भारी आपूर्ति की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि भाई शी जाने से पहले हमारे लिए कुछ जादुई तावीज़ों को परिष्कृत कर पाएंगे। सच कहूँ तो मैं आपके पूरी तरह ठीक होने के बाद ये बात रखना चाहता था, लेकिन अब जब यह आदेश जारी हो गया है, अगर मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जादुई तावीज़ों की विस्तृत सूची और उन्हें परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री पहले ही ले आया हूँ। इस कार्य के लिए कर्तव्य अंक सामान्य से 50% अधिक होंगे। जिन चेन ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा। फिर उन्होंने अपनी छाती से एक और जेड पर्ची निकाली और उसे मेज पर रख दिया। उन्होंने कई स्पिरिट स्टोन के साथ जादुई कागजों का ढेर भी रख दिया। आप निश्चिंत रहिए भाई जिन, मैं ये काम समय पर पूरा कर दूंगा। शिम्यू मुस्कुराए और आत्मविश्वास से बोले। शिम्यू के मन में जिन चेन के प्रति एक सकारात्मक धारणा थी। जिन चेन गढ़ का एक शांत और समझदार नेता था। वह अपने साथी शिष्यों के साथ हमेशा निष्पक्ष रहा था। इसके अलावा इस कार्य से शिम्यू को अतिरिक्त उपलब्धि अंक मिल सकते थे। उसे अपने कौशल को निखारने का भी अच्छा अवसर मिलता, इसलिए वह इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सका। शिम्यू का सकारात्मक जवाब सुनकर जिन चेन बहुत खुश हुआ। उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया और फिर विदा ली। 10 दिन बाद जुआन लिंग पर्वत की गहराई में एक युवक कई हजार फीट ऊंची पहाड़ी की तलहटी में खड़ा था। उसने एक छोटी काली जैकेट पहनी हुई थी। वह लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा युवक था। वह एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़ा था। वह आसपास के इलाके को देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह कोई और नहीं बल्कि शिम्यू था। उसने जेड स्लिप के साथ मिले नक्शे का अनुसरण करते हुए इस जगह को ढूंढा था। वह काफी देर से इस इलाके में भटक रहा था, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। गढ़ का प्रवेश द्वार जरूर किसी जादुई सूत्र से छिपा होगा। वे शायद मुझसे ही उसे ढूंढने की उम्मीद कर रहे होंगे। शिम्यू अवाक रह गया। उसे सूत्र जादू का केवल सतही ज्ञान था, इसलिए किसी और द्वारा स्थापित किसी भ्रमात्मक सूत्र को समझना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि उनके अपने तरीके थे। वह उस विशाल पत्थर से नीचे कूद पड़ा।
उसकी पुतलियां सिकुड़कर सुनहरी हो गईं। फिर उसने अपनी आंखें जमीन पर गड़ा दीं और उसे गौर से देखा। थोड़ी देर बाद वह घास के एक टुकड़े के पास बैठ गया। जमीन पर एक धुंधला सा पदचिह्न दिखाई दे रहा था। पदचिह्न या तो बहुत पुराना था या बारिश में बह गया था, इस वजह से वह आम आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। शिमयू के होठों पर मुस्कान आ गई। पैरों का निशान काफी उथला था, लेकिन उसकी असाधारण नजरों से बच नहीं सका। शिमयू की आंखों में पैरों का निशान किसी विशाल हाथी के निशान जैसा साफ दिखाई दे रहा था। शिमयू खड़ा हुआ और पैरों के निशानों की दिशा में चलने लगा। चलते चलते उसे कई और इंसानों के निशान भी दिखाई देने लगे। ज्यादातर निशान या तो चट्टानों पर या ठोस जमीन पर थे, इसलिए वे बहुत उथले थे और आसानी से पहचाने नहीं जा सकते थे। लेकिन शिमयू को सही दिशा मिल गई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, निशान और भी साफ होते गए, और तो और सारे निशान उसे एक ही दिशा में ले जा रहे थे। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद वह एक पहाड़ी दीवार के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि सारे निशान वहां मिल गए थे और गायब हो गए थे। उसकी पुतलियां फिर से सुनहरी हो गईं। उसने पत्थर की दीवार को गौर से देखा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ दीवार की सतह पर टिकाया। अचानक उसका हाथ पत्थर में धंस गया। बस इतना ही। शिमयू ने सिर हिलाया और अपना हाथ पीछे खींच लिया। अचानक पत्थर की दीवार पर एक छेद खुल गया और एक सफेद रोशनी चमक उठी। हरे वस्त्र पहने एक आदमी उसके ठीक सामने प्रवेश द्वार पर खड़ा था। आप जरूर काले दानव संप्रदाय के शिमयू होंगे। चूहे के घोंसले में आपका स्वागत है। मैं किंग फेंग हूँ, तियानयिन संप्रदाय का एक शिष्य। वह आदमी मुस्कुराया और शिमयू को सिर से पैर तक देखा। फिर उसने अपना परिचय दिया। हाँ, मैं शिमयू हूँ। भाई किंग, मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया। शिमयू ने यूनियन का पहचान पत्र और स्थानांतरण आदेश वाली जेड स्लिप निकाली। अंदर आइए। किंग फेंग ने टोकन और ट्रांसफर ऑर्डर लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वह एक तरफ हट गया और शिमयू को अंदर बुलाया। शिमयू ने बिना पलक झपकाए अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर वह आगे बढ़ा और अंदर चला गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी सी महसूस हुई। फिर उसने खुद को एक विशाल गलियारे के सामने खड़ा पाया। ये रास्ता एक भूमिगत जगह की ओर जाता था। हरे वस्त्र पहने वह आदमी उसके बगल में खड़ा था। शिमयू ने अपनी आंखें गड़ा दी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे गलियारे में घना अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरे के कारण शिमयू गलियारे की लंबाई का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। भाई शी ने अकेले ही यह जगह ढूंढ ली। ये बहुत ही अनोखी बात है। आप वाकई एल्डर जिन की सिफारिश के हकदार हैं, किंग फेंग हंसते हुए बोला। सिफारिश? एल्डर जिन? शिमयू अचंभित रह गया, इतना कि उसके पैर जम गए। शिमयू के चौंकने वाले भाव देखकर किंग फेंग भी रुक गया। उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई शी को इस जगह के बारे में कुछ पता ही न हो? हाँ, बिल्कुल सही। मुझे अभी अभी यूनियन का ट्रांसफर ऑर्डर मिला है, जिसमें मुझे 10 दिनों के अंदर इस गढ़ में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मुझे नहीं पता कि ये जगह क्या है। शिमयू ने ईमानदारी से जवाब दिया। लगता है भाई शी को सचमुच कुछ नहीं पता। खैर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। यह कोई साधारण गढ़ नहीं है। इसे खास तौर पर मिलन के लिए जादुई ताबीज बनाने के लिए बनाया गया था। किंग फेंग ने हैरानी से शिमयू को देखा। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, जादुई मंत्र खींचने का गढ़? शिमयू अचंभित रह गया। इन दिनों युद्ध बेहद तीव्र हो गए हैं, इसलिए युद्ध के मैदान में निम्न श्रेणी के ताबीजों की भारी मांग को पूरा करने के लिए संघ ने अस्थायी रूप से यह स्थान बनाया है। संघ ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न संप्रदायों के विशिष्ट ताबीज जादूगरों को एकत्रित किया है। भाई शी के ताबीज बनाने के कौशल ने कुछ उच्च स्तरीय बुजुर्गों पर गहरी छाप छोड़ी है। इसके अलावा आपके संप्रदाय के एल्डर जिन शियाओ चाई ने संघ में आपकी पुरजोर सिफारिश की थी, इसलिए आपको यहाँ भेजा गया है। किंग फेंग ने उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ाया। ये शब्द सुनते ही शिमयू की भौहें सिकुड़ गईं। संप्रदाय में शामिल होने के समय ही वह जिन शियाओ चाई से सिर्फ एक बार मिला था। उसके बाद उसने उसे कभी नहीं देखा था। ये सोचकर वह हैरान था कि एक जियान तियान योद्धा ने उस पर इतना ध्यान दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आशीर्वाद था या दुर्भाग्य। उसके मन में कुछ परेशान करने वाले विचार उमड़ पड़े, लेकिन वह चुपचाप किंग फेंग का पीछा करता रहा। वे कुछ देर चलते रहे, फिर वे गलियारे के अंत में पहुंचे। उनके सामने एक पत्थर का दरवाजा था। किंग फेंग ने अपना हाथ घुमाया और एक सफेद जेड का टुकड़ा निकाला। वह इंसानी हथेली जितना बड़ा था। उस पर कुछ जादुई अक्षर खुदे हुए थे। उसने उसे धीरे से हिलाया। तभी सफेद रोशनी की एक किरण निकली और पत्थर के दरवाजे में धंस गई। का 2 दरवाजे खुले और अंदर क्या था, ये पता चला। उनकी आंखों के सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया। लगभग 100 फुट का दायरा। 100 से ज्यादा लोग हॉल के अंदर आगे पीछे टहल रहे थे। अक्सर चकाचौंध करने वाली रोशनियां आसमान की ओर उठती दिखाई दे रही थीं। हॉल में कई चूल्हीनुमा लाल भट्टियां लगी हुई थीं। उनसे लगातार आग की लपटें निकल रही थीं। हर भट्टी के पास 2-3 लोग खड़े थे। वे समय समय पर जलते चूल्हों में तरह तरह के अयस्क, जानवरों के फर, हड्डियां और दूसरी चीजें डाल रहे थे। शिमयू इस तरह के चूल्हों से वाकिफ था। ये लाल भट्टियां गोलियों को परिष्कृत करने के लिए नहीं, बल्कि जादुई कागज बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं। एक हट्टा कट्टा आदमी जलती हुई भट्टियों में से एक के पास खड़ा था। वह बीच बीच में थोड़ा सा गाढ़ा हरा तरल चूल्हे के पास रखे एक चौकोर सांचे में डालता रहता। तरल पदार्थ जल्दी से ठंडा हो जाता। फिर वह संघनित होकर हरे रंग के एक आकर्षक कागज के टुकड़े में बदल जाता। फिर पास खड़ा एक और व्यक्ति उसे सावधानी से उठाकर रख देता।
हॉल में 40 से ज्यादा ऐसे ही स्टोव थे। इनका इस्तेमाल तरह तरह के जादुई कागज बनाने में किया जा रहा था। चलते रहो। किंग फेंग ने शी म्यू को देखने का मौका देने के लिए एक पल रुका, फिर वह हॉल के दूसरी तरफ बढ़ने लगा। चूल्हों के पास खड़े मजदूर किंग फेंग के प्रति सम्मान से भरे हुए लग रहे थे। उन्होंने उसे देखते ही झुककर प्रणाम किया और शी म्यू की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देखा। हालांकि किंग फेंग ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। वह शी म्यू को हॉल से बाहर ले गया। फिर वे एक और लंबे गलियारे में दाखिल हुए। गलियारे में कुछ पत्थर के दरवाजे दिखाई दे रहे थे। वे कसकर बंद थे। शी म्यू को बंद दरवाजों का मकसद समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वे एक और विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। अभी अभी तुमने जो हॉल देखा वह सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया गया था। उन्हें यहाँ ताबीज बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन ये जगह खास तौर पर जादुई ताबीज बनाने के लिए बनाई गई है। विभिन्न संप्रदायों के कई विशिष्ट जादूगर इस हॉल में काम करते हैं। तुम यहाँ नए हो, इसलिए जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम दूसरों की मदद ले सकते हो, किंग फेंग ने कहा। फिर उसने सफेद जेड को एक बार फिर बाहर निकाला। जेड से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और पत्थर के दरवाजे में समा गई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक और विशाल हॉल था। उसकी छत गोलाकार चाप के आकार की थी। हर कुछ कदम पर कई सफेद झूमर लटके हुए थे। पूरा हॉल उनसे जगमगा रहा था। हॉल में कई पत्थर की मेजें थीं। उन पर तरह तरह के जादुई कागज, जादुई ब्रश, जादुई स्याही और दूसरी चीजें रखी हुई थीं। ऐसी 20-30 पत्थर की मेजें थीं। लगभग सभी पर कम से कम एक शिष्य बैठा था। कुछ शिष्य जादू टोना करने में पूरी तरह तल्लीन दिख रहे थे। कुछ धीमी आवाज में कुछ चर्चा कर रहे थे। हॉल के आसपास कुछ स्वतंत्र कमरे भी थे। निकास द्वार के सबसे नजदीक वाले कमरे को छोड़कर सभी बंद थे। इसके अलावा हॉल के दूसरी तरफ एक विशाल सफेद जेड की दीवार थी। उस पर अक्षरों की कई पंक्तियां खुदी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये उन शिष्यों को सौंपे गए मिशन हों। ज्यादातर लोगों ने उन 2 लोगों को देखा जो अभी अभी आए थे, लेकिन उन्होंने बस उन्हें देखा। सिर्फ कुछ लोगों ने किंग फेंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर वे अपने काम में लग गए। अध्याय 124 विशेषाधिकार। भाई किंग, मास्टर फेंग शांग ने 3 दिन पहले जो काम सौंपा था वह 60% पूरा हो चुका है, लेकिन तियानयिन संप्रदाय के भाई टोन की हालत ठीक नहीं है। वह कागज के ताबीज बनाते समय लगातार गलतियां कर रहे हैं। मुझे डर है कि वह समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं? काले कछुआ संप्रदाय के नीले वस्त्र पहने एक युवक किंग फेंग के पास आया और बोला। किंग फेंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम इस मामले को संभाल लेंगे। अचानक वह मुस्कुराया और शी म्यू की ओर इशारा किया। ये भाई शी म्यू हैं। ये काले दानव संप्रदाय से हैं। इन्हें हमारे साथ आने के लिए बुलाया गया है ताकि सबका दबाव थोड़ा कम हो सके। नीले वस्त्र पहने युवक एक पल के लिए शून्य भाव से देखता रहा, फिर उसने अपना सिर घुमाकर शी म्यू की ओर देखा। अचानक उसका रंग बदल गया। शी म्यू, क्या यह आप हैं? नीले वस्त्रधारी युवक आश्चर्यचकित हुआ। फेंग ली, क्या ये तुम हो? शी म्यू भी चौंका। नीले वस्त्र वाला युवक फेंग ली था। शी म्यू उसे तब से जानता था जब वह फेंग शहर में ब्लैक फॉक्स गैंग का सदस्य था। पिछली बार जब शी म्यू ने उसे देखा था तब से वह 10 साल छोटा लग रहा था। क्या बात है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? किंग फेंग हैरान था। हाँ, भाई शी और मैं एक ही गांव से हैं। हमने साथ मिलकर कई परिस्थितियों का सामना किया है। फेंग ली के चेहरे पर उलझन भरी नजर आई जब उसने जवाब दिया। ओह, बात ऐसी ही है। अब आप विदा लें। मैं पहले शी म्यू को मास्टर फेंग शान के पास ले चलता हूँ। बाद में आपके पास पुराने दिनों की बातें करने के लिए बहुत समय होगा। किंग फेंग ने बिना कोई और सवाल पूछे कहा। शी म्यू को अपने दिल में अजीब सा महसूस हुआ, हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फेंग ली के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति शी म्यू की आंखों से बच नहीं पाई थी, हालांकि वह जल्दी ही गायब हो गई थी। फेंग ली ने सहमति में सिर हिलाया, फिर उसने शी म्यू को सिर हिलाया और चला गया। मेरे साथ आओ, किंग फेंग ने शी म्यू से कहा। फिर वे एक पतली सी सड़क पर पहुंचे। शी म्यू ने पीछे मुड़कर फेंग ली की जाती हुई आकृति पर एक नजर डाली, फिर वह किंग फेंग का पीछा करने लगा। हम संघ के आदेशानुसार कागज के ताबीज बनाते हैं, युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालने वाले अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के विपरीत। कागज के ताबीज बनाने वालों को उच्च उपलब्धि अंक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ काम आसान नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ हर कोई असाधारण रूप से व्यस्त रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामों को सख्त समय सीमा के साथ सौंपा जाता है। अगर लोग अपेक्षा से ज्यादा समय लेते हैं तो वे यहाँ रहने का विशेषाधिकार खो देते हैं। फिर उन्हें अग्रिम मोर्चे के गढ़ों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और फिर उन्हें उन खतरनाक अभियानों को जारी रखना पड़ता है। किंग फेंग ने शी म्यू को चेतावनी दी क्योंकि वे फुटपाथ पर चलते रहे। वरिष्ठ भाई, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अप्रत्याशित रूप से शी म्यू को कोई चिंता नहीं हुई, फिर भी बोलते हुए उसने सिर हिला दिया। भाई शी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गढ़ में जादू के उस्तादों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। तरह तरह के जादुई मंत्र मांग के हिसाब से कम पड़ जाते हैं। कभी कभी सभी मांगों को पूरा करने का समय नहीं होता, इसलिए हम भी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, बशर्ते कोई बहुत बड़ी गलती न कर दे, किंग फेंग ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए शी म्यू को दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद वे हॉल के अंत में पहुंच गए। किंग फेंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की इजाजत मांगी। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। हॉल किसी बैठक खाने जैसा लग रहा था।
सजावट सादी और साधारण थी। हॉल के अंदर बस कुछ मेजें और कुर्सियां रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक ऊंची मेज थी। उस पर हल्के हरे रंग का लबादा पहने एक मास्टर बैठे थे। वे एक बूढ़े आदमी थे जिनके बाल सफेद थे। बूढ़े आदमी के बगल में एक और ऊंची मेज रखी थी। उस मेज पर सुनहरे वस्त्र पहने एक युवती बैठी थी। वह थोड़ी सुस्त लग रही थी। उसका चेहरा तरोताजा और निर्मल था। उसकी आकृति असाधारण रूप से मनमोहक थी। उसके स्तन पहाड़ की 2 चोटियों की तरह उभरे हुए थे। वह मनमोहक लग रही थी। उस महिला के शरीर के चारों ओर एक आकर्षक आभा थी। इसके अलावा उसके चेहरे पर एक चुलबुला भाव था। यह महिला जिन शियाओ चाय थी। शी म्यू चौंक गया जब उसने जिन जियाओ चाय को ऊंची मेज पर बैठे देखा। किंग फैंग को इस महिला की पहचान पता चल गई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहां मौजूद होगी। जिन शियाओ चाय की आंखें चमक उठीं जब उसने शी म्यू को हॉल में आते देखा। उसने धीरे से अपना शरीर सीधा करके बैठ गई। उसकी पुतलियों में एक हरी रोशनी चमक उठी और उसने शी म्यू की ओर एक अस्पष्ट नजर डाली। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे देख रहा हो। अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि वह अजीब एहसास 1/4 सेकंड के भीतर गायब हो गया, मानो वह सिर्फ एक भ्रम था। शी म्यू ने जिन शियाओ चाय की तरफ एक नजर डाली। इस देवी को अपनी ओर घूरते देखकर उसके दिल में हल्की सी भावनाएं उठीं। उसकी अद्भुत आंखों में जरा भी उदासीनता नहीं दिखी। शी म्यू की आंखों में शक की एक झलक उभरी। वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उसने अपनी नजरें हटा लीं। फिर उसने सफेद बालों वाले उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसके दिल में एक हल्की सी सिहरन सी महसूस हुई। बूढ़े व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक गहरी और गहन आभा थी। शी म्यू आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी आभा महसूस नहीं की थी। यहाँ तक कि जिस शियान तियान योद्धा से शी म्यू का सामना हुआ था वह भी उसके आसपास नहीं था। काले दानव संप्रदाय के जादूगर गुरुजी का भी ऐसा ही आभा मंडल था। शी म्यू की नजर जैसे ही उस पर पड़ी उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। यह आदमी निश्चित रूप से वही सीनियर मास्टर फेंग शांग था जिसके बारे में किंग फेंग ने बात की थी। वह इस जगह पर एक स्टार ग्रेड जादूगर लग रहा था। मास्टर फेंग सांग, काले दानव संप्रदाय के शी म्यू यहाँ हैं। किंग फेंग इस व्यक्ति के प्रति अत्यंत आदर भाव रखते थे। उन्होंने अनुष्ठान के एक भाग के रूप में उन्हें प्रणाम किया। शी म्यू ने भी अनुष्ठान का पालन किया और झुककर प्रणाम किया। ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उठो, भूरे बालों वाला आदमी सुस्त स्वर में बोला। बूढ़े आदमी की बात सुनकर दोनों आदमी खड़े हो गए। भूरे बालों वाले आदमी ने शी म्यू को ध्यान से देखा। उसने सिर हिलाया और जिन शियाओ चाय की ओर मुंह करके कहा, लगता है यही वो इंसान है जिसकी सिफारिश सिस्टर जिन ने की थी। वाह, उसकी जादुई शक्तियां शुद्ध और गहन हैं। अगर उसकी कागजी ताबीज बनाने की क्षमता वाकई उतनी ही शानदार है जितनी की अफवाहें बताई जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हे, वरिष्ठ भाई फैंग मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं इस शिष्य से पहले भी मिल चुकी हूँ और एक समय पर मुझे लगने लगा था कि उसमें दूसरे शिष्यों से अलग दिखने की क्षमता है। मैंने हाल ही में सुना है कि उसने कागज के ताबीज बनाना सीख लिया है, इसलिए मैंने उसकी सिफारिश की ताकि वह यहाँ आकर अपने हुनर को निखार सके। जिन शियाओ चाय ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराते हुए बोली। शी म्यू ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। किंग फैंग भी यह सुनकर हैरान हुआ। चूंकि किसी को कोई समस्या नहीं है, किंग फैंग, तुम यंग मास्टर शी को जेड टोकन दिलवाओ ताकि वह गढ़ में आज़ादी से आ जा सकें। फिर उनके लिए एक पत्थर का कमरा व्यवस्थित करो। उसके बाद यंग मास्टर शी यहाँ काम शुरू कर सकते हैं। भूरे बालों वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा। उसने जिन शियाओ चाय से फिर बात नहीं की। किंग फैंग का चेहरा बदल गया। उसने आश्चर्य से शी म्यू को देखा। आदेश का पालन करते हुए किंग फैंग के मुंह के कोने हिल गए। युवा गुरु शी, अगर आप यहाँ कड़ी मेहनत करेंगे तो आप कागज के ताबीज बनाने की अपनी क्षमता निखार पाएंगे। फिर किसी दिन मैं जरूर संप्रदाय से अनुरोध करूंगा कि वे आपको आंतरिक शिष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जिन शियाओ चाय ने शी म्यू से मधुर स्वर में कहा। शी म्यू के मन में कई विचार कौंधे और उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद बड़ी बहन जिन। ये शिष्य आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, अब आप विदा लें, भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। शी म्यू ने दोनों को प्रणाम किया। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। शी म्यू की आंखों में बेचैनी के भाव थे। उसे लगा जैसे उसके कंधों पर कोई बोझ है। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वह तेजी से चलने लगा और हॉल से बाहर निकल गया। बेचैनी का एहसास धीरे धीरे कम होता गया। आखिरकार शी म्यू ने राहत की सांस ली। फिर उसने मुड़कर कसकर बंद पत्थर के दरवाजे पर नजर डाली। उसकी आंखें कई बार चमकीं। उसके मन में कई शंकाएं उमड़ आईं। फिर भी वह किंग फैंग का पीछा करता रहा। भाई शी, मास्टर फेंग शांग आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने आपको एक अलग पत्थर का कमरा दिया है, किंग फैंग ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा। ओह, क्या स्वतंत्र कमरे बहुत कम मिलते हैं? शी म्यू ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा, सभी आकर्षण गुरु हॉल में कागज के आकर्षण बनाते हैं, लेकिन ये बाहरी दुनिया के लिए असुरक्षित है। अलग अलग पत्थर के कक्ष आपको किसी भी नुकसान से बचा सकते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र कक्ष पूरी तरह से सुसज्जित हैं। मास्टर फेंग ने प्रत्येक स्वतंत्र कक्ष में व्यक्तिगत रूप से पुनर्जन्म मंत्र का जाप किया है ताकि जादुई शक्तियों की बहाली में तेजी आ सके। मन को शांत करने के लिए इसके कई प्रकार के लाभ हैं। पूरे गढ़ में केवल 4 स्वतंत्र कक्ष हैं। पहले मास्टर फेंग शांग और स्पिरिट ग्रेड के अन्य 3 आकर्षण जादूगर इन गढ़ों पर कब्जा करते थे।
लेकिन तियानयिन संप्रदाय के एक आकर्षण जादूगर जो इनमें से एक कक्ष में रहते थे का 2 सप्ताह पहले तबादला हो गया, इसलिए उनका कमरा खाली है, किंग फेंग ने कहा। शी म्यू ने सिर हिलाया। वह खुश नहीं लग रहा था। भाई शी, इस गढ़ में एक स्वतंत्र कक्ष में रहना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आपको ये दिया गया है, भले ही आप अभी अभी यहाँ आए हों। हो सकता है कि दूसरे लोग इसे स्वीकार न करें। आपको बेहद सावधान रहना होगा, किंग फेंग ने शी म्यू को चेतावनी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई किंग। शी म्यू ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर उन्हें धन्यवाद दिया। किंग फेंग मुस्कुराया। उसने कुछ और नहीं कहा और चलता रहा। इस बीच लिविंग रूम में, बहन जिन, मैंने वही किया जो आपने कहा था। आपने जो वादा किया था उसे मत भूलना, सफेद बालों वाले आदमी ने सिर हिलाकर कहा। वह असहाय लग रहा था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने, तुम्हारी छोटी बहन ने, वादा किया है, तो स्वाभाविक रूप से उसे निभाऊंगी। जिन शियाओ चाय खड़ी हुई और शरारत से मुस्कुराई। फिर वह चलने लगी। अच्छा, वैसे इस शी म्यू में ऐसी क्या खास बात है जो तुम यहाँ आए हो? वो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं लग रहा था। सफेद बालों वाले बूढ़े ने जिन जियाओ चाय की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? जिन जियाओ चाय की आंखें चमक उठीं। फिर वह पलटी और मुस्कुराई। ये भूल जाओ, मुझे तुम्हारे निजी मामलों और अजीबोगरीब आदतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मिस्के को चोट पहुँचाने का ख्याल मन से निकाल दो। जिन शियाओ चाय के मुस्कुराते चेहरे को देखते ही भूरे बालों वाले आदमी की भौहें कांप उठीं। उसने बात का विषय बदला और सम्मानपूर्वक कहा, हे, मैं तो बस कल उससे एक बात पूछने के लिए उसे ढूंढ रही थी, बस। क्या कोई और बात है जिससे तुम घबरा रही हो? जिन शियाओ चाय मीठी मुस्कान के साथ बोली। अचानक उसका पूरा शरीर बेहद मनमोहक हो गया। उस लड़की में 5 डिग्री की काष्ठ गुण तत्व प्रेरण क्षमता है। ऐसा प्रतिभाशाली शिष्य सदियों में एक बार पैदा होता है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मुझे, अपने गुरु को, तुम्हें सबक सिखाने के लिए दोष मत दो। भूरे बालों वाले बूढ़े ने घुरघुराते हुए जवाब दिया। जिन जियाओ चाय हंस पड़ी। उसे बूढ़े आदमी की बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। अचानक हॉल से कुछ धीमी आवाजें गूंजने लगीं। मास्टर फेंग शांग ने अपनी बड़ी बड़ी सफेद भौहें से कोल लीं। वह उठे और शोर के स्रोत की ओर चल पड़े। जिन जियाओ चाय की आंखें हिल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का इंतजार था। वह मुस्कुराई और हल्के कदमों से उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़ी। वे उस हॉल में पहुंचे जहां से शोर आ रहा था। यह वही हॉल था जहां कागज के ताबीज बनाए जाते थे। 20 से ज्यादा ताबीज मास्टर्स एक घेरे में खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। सभी ने मास्टर फेंग शांग और जिन शियाओ चाय को आते देखा। सभी ने उनके लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ कदम बढ़ा दिए। ज्यादातर चर्चाएं एक साथ खत्म हो गईं। सिर्फ एक व्यक्ति ने उन्हें आते नहीं देखा था। वह अब भी बेतहाशा चिल्ला रहा था। संक्षेप में, आप किसी नए व्यक्ति को एक स्वतंत्र पत्थर का कमरा कैसे आवंटित कर सकते हैं? मैं किसी नए व्यक्ति को एक स्वतंत्र कक्ष देने की अनुमति नहीं दे सकता। दूसरे लोग भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। शी म्यू उसके ठीक सामने खड़ा था। वह शांत भाव से उस आदमी की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर उस आदमी की लार के छींटे पड़ने के बावजूद उसका चेहरा भावहीन था। अध्याय 125। आकर्षण कक्ष पर विवाद। बैंगनी वस्त्र पहने गंजा युवक अभी भी शोर मचा रहा था कि तभी उसने देखा कि आसपास के शिष्यों की गूंज थम गई है। उसने पलटकर देखा तो मास्टर फेंग शांग और जिन शियाओ चाय उसके सामने खड़े थे। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन वह अभी भी नाराज दिख रहा था। क्या बात है? लगता है तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, क्योंकि तुम्हारे पास बेवजह के झगड़े में बर्बाद करने के लिए बहुत खाली समय है, मास्टर फेंग शांग ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। मास्टर फेंग शांग, बात यह है कि किंग फेंग असहाय लग रहा था। वह जल्दी से मास्टर फेंग शांग के पास पहुंचा और धीमी आवाज में पूरी बात बताई। पता चला कि इस हंगामे की वजह शी म्यू ही था। गढ़ में कदम रखते ही उसे विशेष सुविधा मिलने लगी थी। उसे एक स्वतंत्र पत्थर के कमरे में रखा गया था। इससे बाकी सभी जादुई जादूगरों में नाराजगी और असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। गंजे आदमी की प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा तीखी थी। उसने ही इस हंगामे की शुरुआत की थी। मास्टर फेंग शांग ने पलटकर जिन शियाओ चाय की तरफ देखा, लेकिन जिन शियाओ चाय के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। क्यू मिंग, लगता है तुम्हें मेरे फैसले पर आपत्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि शी म्यू के पास एक स्वतंत्र कमरा लेने की योग्यता नहीं है? मास्टर फेंग शांग का चेहरा उतर गया। ये शिष्य कभी आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन भाई शी अभी अभी हमारे गढ़ में शामिल हुए हैं। उन्होंने कोई योगदान भी नहीं दिया है, फिर भी उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। बाकी साथी शिष्य कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वे भी असंतुष्ट हैं, गंजे युवक ने झुककर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। क्यू मिंग एक लंबा, दुबला पतला युवक था। वह शी म्यू से थोड़ा लंबा था। वह दिखने में साधारण सा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आकर्षक भाव नहीं थे। बोलते हुए उसने शी म्यू की तरफ तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उन्होंने कड़ाईदार बैंगनी रंग का एक भव्य गाउन पहना हुआ था। ये यिन फू महल की वर्दी थी। ये संप्रदाय महान हुआंग देश में स्थित था। यिन फू महल 7 बड़े संप्रदायों जितना दुर्जेय नहीं था। हालांकि यह अपने आकर्षण जादू और सूत्र जादू के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसलिए यह आकर्षण जादू में एक अग्रणी संप्रदाय होने का दावा करता था और इस मामले में खुद को 7 बड़े संप्रदायों से कहीं बेहतर मानता था। इस संप्रदाय के अधिकांश शिष्य कुशल आकर्षण जादूगर थे। इस गढ़ के कुल शिष्यों में से 30% से अधिक यिन फू पैलेस के थे।
गुरु फेंग शांग ने आसपास खड़े शिष्यों की ओर देखा। शिष्यों ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके उदास चेहरों पर एक अनिच्छा साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि गढ़ में प्रवेश करते ही शिम यू को एक स्वतंत्र कमरा मिलने से किसी प्रकार की वर्जना टूट गई थी। इससे मास्टर फेंग शांग की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक गंजे युवक ने मास्टर फेंग शांग की ओर देखा और कहा, मास्टर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। कोई बात नहीं, बेझिझक अपने विचार साझा करें, मास्टर फेंग शांग ने भावशून्य चेहरे से कहा। इन दिनों संघ के मिशन बहुत तेज हो गए हैं, इसलिए स्वतंत्र कमरे को खाली छोड़ना अनुचित होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छे जादूगर को कमरा दे देना ही उचित होगा। अगर भाईशी हमें मना लें तो हम फिर कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। मास्टर फेंग शांग की अनुमति मिलने के बाद गंजे युवक को आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। मास्टर फेंग शांग की भौहें तन गईं। उनके चेहरे पर एक सोच भरा भाव था। वह अपने अधिकार के बल पर इस मामले को आसानी से दबा सकता था। हालांकि यह अन्य शिष्यों के साथ अन्याय होगा। ये कार्य उन्हें बहुत निराश करेगा। मास्टर फेंग शांग ने विनती भरी निगाहों से जिन शियाओ चाय की ओर देखा, लेकिन वह बस मुस्कुरा दी, मानो वह उनकी अर्थपूर्ण नजर को समझ ही न पाई हो। तुम इस गढ़ के सभी जादूगर प्रशिक्षुओं में सबसे कुशल जादुई जादूगर हो, इसलिए मैं तुम्हारे और शिम यू के बीच एक प्रतियोगिता की अनुमति दे सकता हूँ। स्वतंत्र कमरा विजेता को आवंटित किया जाएगा। मास्टर फेंग शांग का दिल बैठ गया। उन्होंने मन ही मन जिन शियाओ चाय, धूर्त छोटी लोमड़ी को कोसा। फिर उन्होंने बिना किसी प्रतिबद्धता के अपना फैसला सुनाया। ये शब्द सुनते ही गंजा युवक खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर उसने शिम यू की ओर एक उत्तेजक नजर डाली और घमंड से बोला, भाई शी, चलो कागज के ताबीज बनाने की एक प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, चूंकि वरिष्ठ भाई मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, मैं निश्चित रूप से अंत तक उनका साथ दूंगा। शिम यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो फिर 1 घंटे की समय सीमा तय करते हैं। इस समयावधि में हमें ज्यादा से ज्यादा बॉडी लिफ्टिंग चार्म्स को निखारना होगा। विजेता वही होगा जो ज्यादा चार्म्स निकालेगा। आप क्या कहते हैं? गंजे युवक ने बेबाकी से कहा। आसपास के शिष्य धीमी आवाज में गर्मागर्म बहस में लग गए। ज्यादातर शिष्य शिमू की ओर देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगे। ये लोग इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। कियू मिंग पवन शैली का एक प्रसिद्ध जादूगर था। इसके अलावा उसने शरीर उठाने वाले ताबीज बनाने में भी महारत हासिल कर ली थी। हालांकि उन्हें बनाना बेहद मुश्किल था। फेंग ली भी भीड़ में खड़ा था। उसने शिमू की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो बात बन गई। शिम यू ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने फेंग ली के हाव भाव पर ध्यान ही न दिया हो। वह मुस्कुराया और गंजे युवक की ओर देखा। फिर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। शिमू का जवाब सुनकर आसपास के शिष्य फुसफुसाने लगे। कई लोगों के चेहरों पर खुशी के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद ले रहे हों। गंजा युवक भी बहुत उत्साहित लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, मानो वह पहले से ही विजेता हो। कुछ लोगों ने पत्थर की 2 मेजें सजाईं। उन्होंने उन मेजों पर जरूरी सामान रख दिया, जैसे जादुई स्याही की एक बोतल, जादुई ब्रश, जादुई कागज, वायु तत्व का एक स्पिरिट स्टोन और एक रेत का गिलास। फिर शिम यू और गंजे युवक अपने अपने डेस्क पर बैठ गए। प्रतियोगिता शुरू होती है। मास्टर फेंग शांग की घोषणा होते ही गंजे आदमी के चेहरे से अहंकार गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपनी मनःस्थिति को स्थिर किया। फिर उसने एक हाथ में एक स्पिरिट स्टोन और दूसरे हाथ में एक ब्रश पकड़ा। उसने ब्रश को जादुई स्याही में डुबोया और स्थिर और मध्यम गति से अक्षर बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद उसके कागज पर एक हरे रंग का चाम वाला अक्षर उभर आया। उसने जरा सी भी गलती नहीं की थी। हालांकि शिम यू ने तुरंत चरित्र का चित्र बनाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। उसने लगभग 15 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखीं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आसपास के श्रोतागण चर्चा में मग्न प्रतीत हो रहे थे। वे फुसफुसाते स्वर में बातें कर रहे थे। ये सभी लोग जादू के जादूगर थे, इसलिए वे समय के महत्व को समझते थे। वे जानते थे कि शरीर उठाने वाले जादू को निकालने में बहुत समय लगता है। 1 घंटे का समय बहुत कम था, लेकिन शिम यू ने इतने लंबे समय तक निष्क्रिय बैठे रहना और अपनी सांसों को नियंत्रित करना चुना था। उनके लापरवाह रवैये ने उन्हें सबकी आलोचना का केंद्र बना दिया था। अब तक गंजे आदमी के कागज पर 10 जादुई पात्र आ चुके थे। वह अब 11वें पात्र को ध्यान से बना रहा था। शिम यू के चेहरे पर एक शांत भाव था। उसका चेहरा किसी तालाब की लहर रहित सतह की तरह शांत था। उसने सहज भाव से एक कागज का टुकड़ा उठाया। फिर उसने एक ब्रश पकड़ा और उसे जादुई स्याही में डुबोया। उसकी हरकतें स्वाभाविक और कुशल लग रही थीं। आसपास के लोगों ने शिम यू की हरकतें देखकर घृणा भरे विचारों को दबाना शुरू कर दिया। शिम यू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि उसने अपनी सुनहरी पुतलियों की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आत्मिक शक्ति को अपने ब्रश की नोक में भर दिया। फिर उसने ब्रश को कागज पर नीचे किया और दूसरे हाथ में स्पिरिट स्टोन को थाम लिया। इसके बाद उसने पहला अक्षर बनाना शुरू किया। शरीर उठाने वाला ताबीज एक निम्न श्रेणी का जादू था। इसे सबसे जटिल निम्न श्रेणी का वायु गुण जादू माना जाता था, क्योंकि इसमें कई ताबीज के अक्षर और पैटर्न होते थे। हालांकि शिमू के चेहरे के भाव शांत लग रहे थे। उनका ब्रश कागज पर आसानी से चल रहा था, मानो किसी सांप का शरीर हो।
उसके कागज पर कई टेढ़े मेढ़े और जटिल अक्षर उभरने लगे। शी म्यू की कुशल चाल ने आसपास के लोगों को एक सुंदर एहसास दिया था। उसका हर स्ट्रोक स्पष्ट और स्थिर था। उसके चित्र में कोई सुस्ती नहीं थी। उसके ब्रश की नोक पर एक हल्की सी पीली रोशनी लिपटी हुई थी। तैयार अक्षर चमत्कारिक ढंग से चमक रहे थे। उसकी जादुई शक्ति के प्रवाह में जरा भी अस्थिरता का नामोनिशान नहीं था। आसपास के लोगों के चेहरे पर हर पल रंग बदलता जा रहा था। वे फुसफुसाते हुए बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद शी म्यू ने अपनी कलाई के एक झटके से मंत्र का अंतिम अक्षर पूरा कर लिया। कागज पर पूरा आकर्षण एक मंद चमक बिखेर रहा था। फिर वह चमक फीकी पड़ गई और अक्षर एक धुंधली हरी रोशनी बिखेरने लगे। शरीर उठाने का जादू अंततः पूरा हो गया। मास्टर फेंग शान की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। बस कुछ ही मिनट बीते थे। गंजे युवक ने अभी अभी एक कॉपी पूरी की थी और अब तक दूसरा ताबीज बनाना शुरू ही किया था। वह अपने चित्र बनाने में इतना तल्लीन था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि शी म्यू ने पहला जादुई ताबीज भी पूरा कर लिया है। सभी शिष्य अचंभित रह गए, लेकिन शी म्यू के चेहरे के भाव वैसे ही रहे, मानो उसे आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया का अंदाजा ही न हो। उसने पूरा बना हुआ कागज का ताबीज एक तरफ रख दिया और दूसरा कागज उठाया। फिर उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। बेहद गूढ़ और जटिल आकर्षक पात्र अब बेहद आसान लगने लगे थे। वे शी म्यू के कागज पर तेजी से उभरने लगे। दूसरे मंत्र में तो और भी कम समय लगा। अब तीसरा मंत्र चल रहा था। आसपास के लोग शांत थे। हॉल में अब कोई बड़बड़ाहट की आवाज नहीं थी। शी म्यू के चेहरे पर अब भी भावशून्यता थी। वह किसी ऐसी सटीक मशीन जैसा लग रहा था जो जटिल कागज की कलाकृतियां आसानी से बना सकती थी। जिन जियाओ चाय की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने शी म्यू के शांत चेहरे के भाव देखे। उसका चेहरा पानी की तरह शांत लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी नजर उभरी। अचानक वह मुड़ी और हॉल से बाहर की ओर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मास्टर फेंग शान के अलावा किसी ने भी उसके अचानक चले जाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसने इतनी लंबी दूरी तय कर ली थी। मास्टर फेंग शांग ने अपना सिर हिलाया। फिर उनकी नजर शी म्यू की हरकतों पर पड़ी। उनकी आंखों में एक बार फिर आश्चर्य की चमक तैरने लगी। उसने सदियों से शी म्यू जैसा चमत्कारी जादू करने वाला जादूगर नहीं देखा था। वह खुद एक स्टार ग्रेड जादूगर था, इसलिए वह देख सकता था कि शी म्यू का जादू करने का हुनर एक कुशल स्तर तक पहुंच गया था। बहुत कम ही स्पिरिट ग्रेड जादूगर थे जिन्होंने ये स्तर हासिल किया था। हरी रोशनी की चमक के साथ शी म्यू ने अपना ब्रश नीचे रख दिया। फिर उसने रेत के गिलास की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि समय लगभग खत्म हो गया है। उसकी मेज पर 5 शरीर उत्थान करने वाले ताबीज रखे थे। उनमें प्रचुर मात्रा में वायु गुण वाली आत्मिक शक्ति समाहित थी। आखिरकार वे वायु तत्व वाले जादुई ताबीज ही तो थे। आसपास के लोगों के चेहरे के भाव मानो जम गए थे। वे शी म्यू को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई राक्षस हो। गंजे युवक ने भी अपना ब्रश मेज पर रख दिया। उसकी मेज पर बॉडी लिफ्टिंग चार्म्स की सिर्फ 3 कॉपियां थीं। दिए गए समय में 3 कागजी ताबीज बनाने में कामयाब होने पर उसने संतोष से सिर हिलाया। उसका वर्तमान प्रदर्शन उसकी अपनी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। उसने 1 घंटे में 3 ताबीज बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वह बहुत खुश हुआ। वह जानता था कि जादूगर प्रशिक्षु स्तर का कोई ऐसा जादूगर मिलना दुर्लभ है जो 1 घंटे में एक भी जादू पूरा कर सके। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया, लेकिन वह हक्का बक्का रह गया। शी म्यू की मेज लगभग सभी शिष्यों से घिरी हुई थी। हालांकि उनकी मेज के पास मुट्ठी भर लोग ही खड़े थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के भाव थे। समय पूर्ण हुआ। मास्टर फेंग शान की आवाज गूंज उठी। शी म्यू की मेज के आसपास खड़े लोग तुरंत पीछे हट गए। गंजे आदमी ने शी म्यू की मेज की तरफ देखा। उसने 5 चमचमाते कागज के ताबीज देखे जिनसे हरी रोशनी निकल रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विजेता शी म्यू है, इसलिए स्वतंत्र कमरा शी म्यू को जाता है। अब से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मास्टर फेंग शांग ने शी म्यू को प्रणाम कर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। फिर वे मुड़े और किंग फेंग के कानों में कुछ फुसफुसाया। इसके बाद उन्होंने एक घोषणा की और हॉल से बाहर चले गए। अचानक आसपास के लोग अपनी स्तब्धता से जाग उठे। वे शी म्यू की प्रशंसा और बधाइयां करने लगे। कुछ देर बाद भीड़ तितर बितर हो गई और सब अपने काम में लग गए मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने पहले ही शी म्यू और गंजे युवक के बीच प्रतिस्पर्धा देखने में अपना काफी कीमती समय बर्बाद कर दिया था। गंजे युवक ने शी म्यू को तीखी निगाहों से घूरा। उसका रंग रूप भद्दा लग रहा था। फिर उसने अपनी आस्तीनें झटकी और अपनी मेज पर लौट आया। अध्याय 126 पुराने दिनों की बातें। बधाई हो भाई शी। मुझे नहीं पता था कि आपको जादुई ताबीज बनाने का इतना गहरा ज्ञान है। अगर आपके पास थोड़ा खाली समय हो तो आप यहाँ कुछ लोगों को गाइड कर सकते हैं। फेंग ली मुस्कुराते हुए शी म्यू के पास आया। फिर उसने कहा, भाई फेंग मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं। शी म्यू ने विनम्रता से जवाब दिया। फिर फेंग ली ने उन्हें अलविदा कहा और चले गए। भाई शी, कृपया मेरे साथ आइए। मुझे आपसे स्वतंत्र पत्थर के कमरे के बारे में बात करनी है। सबके चले जाने के बाद किंग फेंग शी म्यू के पास गया। फिर वह पत्थर के कमरे की ओर चल पड़ा। शी म्यू उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर बाद वे पत्थर के कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। शी म्यू ने सिर उठाया और पत्थर के कमरे के दरवाजे के बीचों बीच एक नक्काशीदार शिलालेख देखा। हरे नीले रंग में पृथ्वी शब्द खुदा हुआ था। उन्होंने दरवाजे पर लगे पृथ्वी शब्द को धकेला और कमरे में दाखिल हुए। कमरा 100 फुट से भी ज्यादा चौड़ा था। साधारण पत्थर के बिस्तर और कुछ अन्य चीजों को छोड़कर वह पूरी तरह से सुसज्जित था।
कमरे में कागज के ताबीज बनाने की कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध थीं। कमरे की चारों दीवारों पर एक जादुई मंत्र खुदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह वही पुनर्स्थापना मंत्र हो जिसका जिक्र किंग फेंग ने पहले किया था। तुम्हें चूहे के घोंसले के गढ़ के लिए एक पहचान चिन्ह मिलेगा। इस कमरे की दीवारों पर पुनर्स्थापना मंत्र को सक्रिय करने के लिए भी तुम्हें इसकी जरूरत होगी, किंग फेंग ने कहा। फिर उसने अपनी छाती से एक चिन्ह निकाला और शी म्यू को दे दिया। यह एक जेड आभूषण जैसा दिख रहा था। शी म्यू ने सिर हिलाया और टोकन ले लिया। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति को टोकन में डालने के लिए जगाया। फिर उसने टोकन को हवा में उठाकर हिलाया। अचानक सफेद जेड आभूषण से एक सफेद रोशनी निकली और सभी दिशाओं में फैल गई। चारों दीवारों पर छाया जादू अब जगमगाने लगा। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में धीरे धीरे बहने लगा। शी म्यू ने इसे अपने शरीर पर महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा में नई जान आ गई हो। उसे आभास हो रहा था कि उसकी जादुई शक्ति और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में इस कमरे में सामान्य समय का लगभग 1/3 समय लगेगा। शी म्यू ने सिर हिलाया। वह कमरे के माहौल से संतुष्ट लग रहा था। देखो भाई, शी ने लंबी यात्रा की है और तो और उन्हें आते ही एक प्रतियोगिता में भाग लेना था। तुम बहुत थक गए होंगे, अब आराम करो, कल तक रुको, मैं आकर तुम्हें एक काम सौंप दूंगा, किंग फेंग ने शी म्यू को समझाया। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। शी म्यू ने पत्थर के कमरे का निरीक्षण किया। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर चला गया। उन्होंने अगले दिन तक मुक्त रहने के बाद पूरे गढ़ का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी। उसी रात पृथ्वी पत्थर कक्ष में शी म्यू अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। वह अपनी असली क्यूई का इस्तेमाल करके स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास कर रहा था। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। चूंकि उन्होंने गढ़ का विस्तार से अन्वेषण किया था, इसलिए उन्हें वहां की स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। ये गढ़ चारों दिशाओं में फैला हुआ था, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हालांकि पूरे गढ़ के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार था। ये जगह चूहे के बिल जैसी दिखती थी। इसे चूहे का घोंसला नाम देना बिल्कुल सही था। जादू करने वाले जादूगरों को दिन के समय वरिष्ठ गुरु फेंग शांग द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना होता था। उसके बाद वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र थे। कुछ जादू टोना करने वाले जादूगर अपने खाली समय में साधना कलाओं का अभ्यास करते थे। कुछ शिष्य हॉल में जेड की दीवार पर लगे छोटे छोटे काम करते थे, जहाँ जादू टोना करने वाले कागज बनाए जाते थे ताकि अतिरिक्त कर्तव्य अंक अर्जित किए जा सकें। इसके अलावा पास का लैंड शहर संघ के सबसे बड़े गढ़ों में से एक का घर था। इसलिए जादू के जादूगरों के लिए गढ़ से ढेर सारे अभ्यास संसाधनों के बदले अपने संचित कर्तव्य अंक इस्तेमाल करना सुविधाजनक था। कागज के ताबीज बनाने के लिए अतिरिक्त सामग्री खरीदने के अलावा ये शी म्यू के लिए एकदम सही माहौल था। वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि वह एक अड़चन में फंसा हुआ था, इसलिए उसे अपनी कला को निखारने के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित समय की आवश्यकता थी। लेकिन शी म्यू की भौहें सिकुड़ गईं जब जिन शियाओ चाय का रूप उसकी आंखों के सामने आया। वह औरत उसे इस नजर से देख रही थी कि उसके मन में थोड़ा डर सा लग रहा था। सौभाग्य से जिन शियाओ चाय को संघ द्वारा इस गढ़ के मुखिया के रूप में नहीं चुना गया था, इसलिए शी म्यू को थोड़ी राहत मिली। हालांकि वह यह नहीं बता सका कि उसने कब इस जियान तियान योद्धा का ध्यान आकर्षित किया होगा। यह विचार शी म्यू को परेशान करता रहा। अचानक उसने अपने पत्थर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसकी आंखें हिल गईं। वह दरवाजा खोलने के लिए उठा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक युवक खड़ा था। वह फेंग ली था। ओह भाई फेंग, कृपया अंदर आइए। शी म्यू के चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं थे, बल्कि उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ फेंग ली का अभिवादन किया। फिर वह फेंग ली को अंदर आने देने के लिए एक तरफ हट गया। मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं भाई शी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे कैसे परेशान कर सकते हो? मैं अभी अभी यहाँ पहुँचा हूँ। कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर मैं भाई फेंग से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और पत्थर की मेज पर बैठ गए। ओह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्कूल के प्रशिक्षु फिर मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से मिल रहे हैं। बताओ, क्या तुमने सच में जिन तियान को मार डाला? वो परिवार बहुत नाराज हुआ था। दोनों परिवारों ने तुम्हें पकड़ने पर बड़े इनाम देने का वादा किया था। दरअसल मैंने सुना है कि उन्होंने अपने कुलों के महान योद्धाओं को तुम्हारा पीछा करने के लिए भेजा था, लेकिन भाई शी बच निकला और काले दानव संप्रदाय में शामिल हो गया। फेंग ली को फेंग शहर में बिताए अपने दिन याद आने लगे। बोलते हुए उसने आह भरी। यह एक संयोग था, मैं किस्मत से बच गया। शी म्यू ने बीते दिनों को याद किया। उसने आह भरी और एक खूबसूरत आकृति उसके दिमाग में कौंध गई। फिर शी म्यू ने उन घटनाओं के बारे में बताया जिनके कारण वह काले दानव संप्रदाय में शामिल हुआ था। उसने झोंग शियू के साथ अपने सार्थक रिश्ते के बारे में भी बताया। मिस्के के अनुसार ये होंग याओ द्वारा वंडरफुल साउंड संप्रदाय में ले जाए जाने के बाद झोंग शियू ने काफी ध्यान आकर्षित किया था, और ये सब उसके मजबूत वंश के कारण था। वह तब से संप्रदाय का हिस्सा रही थी। बर्बर आक्रमण के समय उसे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया था, इसलिए शी म्यू को अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दरअसल कोई भी उसके करीब आसानी से नहीं पहुंच सकता था। शी म्यू इस मामले पर सोचते रहे। फेंग ली तटस्थ भाव से बातें करते रहे। दोनों ने अपने अपने संप्रदायों में शामिल होने की कहानियां साझा की। फेंग ली के अनुसार शी म्यू के फेंग शहर छोड़ने के 1 साल बाद ब्लैक फॉक्स का एक और गिरोह ने सफाया कर दिया था। इस हमले में ब्लैक फॉक्स के आधे से ज्यादा सदस्य मारे गए थे।
बस कुछ ही बच पाए थे। फेंग ली उन भाग्यशाली लोगों में से एक था। दुश्मनों से बचने के लिए वह एक लुटेरों के गिरोह में शामिल हो गया था। वह एक ताकतवर नौजवान था, इसलिए वह एक छोटे से गिरोह का नेता बन गया था। उन्होंने एक बार कुछ यात्रियों को लूटा था। यात्रियों में एक युवक भी था और उसके पास काले कछुआ संप्रदाय का एक पहचान चिन्ह था। फेंग ली ने उससे उसका चिन्ह ले लिया था। उसके बाद वह काले कछुआ संप्रदाय में शामिल हो गया था। शी म्यू को फेंग ली की बातों पर यकीन नहीं हुआ, खासकर उसके काले कछुए संप्रदाय में शामिल होने की कहानी पर। लेकिन उसने कहानी की गहराई में जाने के बारे में नहीं सोचा। भाई शी, इन सालों में बहुत बदल गए हैं। जब मैं आपसे मिला तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया, फेंग ली ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई फेंग, आपके साथ भी यही बात है। काला कछुआ संप्रदाय महान 7 संप्रदायों में अपना स्थान पाने का हकदार है। उस संप्रदाय की साधना तकनीक बेहद रहस्यमयी है। यह आपको युवा होने का एहसास दिला सकती है, शी म्यू ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पूछना चाहता हो। हे, यह मेरी साधना तकनीक का प्रभाव है। इसे उगते सूर्य की गुप्त कला कहते हैं। इस कला का कोई उपयोग नहीं है सिवाय एक युवा शरीर पाने के, फेंग ली ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ समझाया। ओह, तो बात ऐसी ही है। वैसे क्या भाई फेंग को पता है कि आंटी जेन और मेरी छोटी बहन इन दिनों कैसी हैं? वे उस समय मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। मैंने भी अनजाने में उन पर बहुत मुसीबतें ला दी थीं। शी म्यू ने सिर हिलाकर हिचकिचाते हुए पूछा। आंटी जेन उस समय उसके साथ बहुत अच्छी थीं और शी यू हुआन शी म्यू का इकलौता खून का रिश्तेदार था, इसलिए शी म्यू उनके बारे में बहुत चिंतित था। जब भाई शी ने जिन तियान को मारा तो फेंग शहर में इसे बहुत बड़ी बात माना गया। यहाँ तक कि जिन परिवार के पूर्वज भी चौंक गए थे। तुम्हारी चाची जिन को भी इसका असर महसूस हुआ, लेकिन उनकी सजा बहुत कड़ी नहीं थी। उन्हें जिन वंश से बाहर कर दिया गया। तुम्हारी छोटी बहन शी यू हुआन का दाखिला काई युआन मार्शल आर्ट्स स्कूल में हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि आजकल वहाँ क्या हाल है। फेंग ली ने कुछ देर सोचा और कहा। ये शब्द सुनकर शी म्यू ने राहत की सांस ली। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर फेंग ली ने शी म्यू को अलविदा कहा और कमरे से बाहर चला गया। देर रात हो चुकी थी। एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आसमान में चांद चमक रहा था। चूहे के घोंसले के गढ़ के पश्चिमी भाग में एक निकास द्वार था। एक साया चुपचाप उस निकास द्वार से निकलकर पहाड़ी क्षेत्र में भाग गया। वह कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। कुछ ही देर में वह आधी चोटी चढ़ गया। फिर उसे एक समतल जगह मिली और वह पालथी मारकर बैठ गया। चांद की रोशनी उसके शरीर पर चमक रही थी। शी म्यू आखिरकार अपने स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। मृत आत्मा की दुनिया। एक ऊंची पहाड़ी चोटी के पास समतल जमीन का एक टुकड़ा था। जमीन की सतह पर कई गड्ढे थे। इसके अलावा पहाड़ की तलहटी के पास 10 फुट चौड़ा एक गड्ढा भी था। उस गड्ढे के किनारे कई कंकाल बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे। ये कंकाल अलग अलग आकार के लग रहे थे। अगर बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बनाया जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गड्ढे के पास कुल 6 मानव कंकाल पड़े होंगे। पानी की सतह से लगातार हवा के बुलबुले निकल रहे थे। कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, सिवाय इसके कि पानी का रंग असामान्य रूप से लाल था। यान लुओ गड्ढे के नीचे लेटा हुआ था। वह लगातार अपना मुंह खोल और बंद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खूनी पानी अंदर ले रहा हो। फिर वह खून थूकने के लिए ऊपर उठा। वह कुछ देर तक सांस लेता रहा और खून थूकता रहा। उसके बाद पानी का लाल रंग थोड़ा फीका पड़ने लगा। छोटे से गड्ढे के पानी का रंग अंततः पारदर्शी हो गया। पानी की लालिमा पूरी तरह गायब हो गई थी। टकरा जाना। अचानक यान लुओ की आंखों के गड्ढों में हरी लौ टिमटिमा उठी। फिर वह उठी और पोखर से बाहर निकल आई। शी म्यू ने यान लुओ पर अनुबंध रखा था। तब से 2 साल बीत चुके थे। यान लुओ पहले से ज्यादा अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसका शरीर मजबूत हो गया था और उसकी आंखों में आत्मा की ज्वाला और भी तेज हो गई थी। यान लुओ के दोनों ओर एक ब्लेड था। उसके शरीर पर एक साधारण और अपरिष्कृत हड्डी का कवच भी लिपटा हुआ था। इस कवच ने उसकी भुजाओं, श्रोणी और अन्य महत्वपूर्ण जोड़ों को ढक रखा था। यान लुओ ने पोखर की ओर देखा। 12 गोलाकार रक्त चंद्रमाओं का प्रकाश पानी की सतह पर चमक रहा था। अचानक पानी की पारदर्शिता फीकी पड़ने लगी और वह फिर से लाल होने लगा। हालांकि ये लाल होने की गति बहुत धीमी थी। इसे पूरी तरह लाल होने में कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। यान लुओ ने पानी की सतह से नजरें फेर लीं। ऐसा लग रहा था कि अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर वह मुड़ा और दूर किसी जगह की ओर चल पड़ा। चूहे के घोंसले के गढ़ के पास पहाड़ी पर आसमान साफ था। स्वप्नलोक से वापस आते समय शी म्यू का शरीर कांप उठा। 1 महीने बाद पत्थर के कक्ष के अंदर शी म्यू हाथ में सफेद जेड चीनी मिट्टी की बोतल लिए पत्थर के बिस्तर पर बैठा था। वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था। वह संघ द्वारा सौंपे गए आपातकालीन कार्यों को पूरा करने में गढ़ की मदद करने के लिए अपने शानदार कागज ताबीज बनाने के कौशल का उपयोग कर रहा था। उसने गढ़ के मास्टर फेंग शांग और अन्य आकर्षण गुरुओं से मान्यता प्राप्त कर ली थी। अब उसकी स्थिति मास्टर फेंग शांग की देखरेख में अन्य 2 आत्मा श्रेणी के आकर्षण गुरुओं जैसी ही थी। वह अपनी इच्छानुसार भंडारगृह की सभी सामग्रियों का उपयोग कागज के आकर्षण बनाने के लिए कर सकता था, लेकिन अगर वह उन सामग्रियों का उपयोग अपने लिए करना चाहता था तो उसे अपने कर्तव्य अंकों का त्याग करना पड़ता था। कुछ दिन पहले यूनियन ने एक लाल अक्षर वाला कार्य जारी किया था। शी म्यू ने इस कार्य को पूरा करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, इसलिए यूनियन ने भी नियम तोड़ दिए थे और कार्य की सफलता में असाधारण योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया था।
उन्हें एक ब्रेकथ्रू पिल से पुरस्कृत किया गया था। ब्रेकथ्रू पिल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, योद्धाओं को विभिन्न स्तरों पर बाधाओं को पार करने में मदद करती थी। इसका प्रभाव होंग तियान योद्धाओं पर ज्यादा उल्लेखनीय था। ये बहुत दुर्लभ थी क्योंकि इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। शिम्यू को उम्मीद थी कि वह इस गोली की मदद से स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के चौथे स्तर को पार कर लेगा। शिम्यू ने चीनी मिट्टी की बोतल एक तरफ रख दी, मानो उसने कोई फैसला ले लिया हो। वह अपने पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और ध्यान की मुद्रा में आ गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। अध्याय 127, उसका रास्ता रोकना। शिम्यू के पेट के निचले हिस्से से रियल क्यूई की एक धार बहने लगी। जैसे ही उसकी छाती लयबद्ध रूप से ऊपर नीचे होने लगी, फिर यह एक छोटी सी धारा में बदल गई और उसकी नसों और धमनियों के जरिए उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। फिर यह उसके पेट के निचले हिस्से में वापस आ गई। शिम्यू ने अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा और उसे अपनी वास्तविक क्यूई की सूक्ष्म धारा के साथ एकीकृत किया। इस प्रक्रिया ने अंततः उनकी वास्तविक क्यूई को और मजबूत किया। जैसे जैसे चक्र दोहराता रहा, उसकी वास्तविक क्यूई की प्रवाह गति भी बढ़ती गई। अंततः यह वास्तविक क्यूई की एक शक्तिशाली धारा में परिवर्तित हो गई जो उसके पूरे शरीर की नसों और शिराओं से होकर बह निकली। शिम्यू का पूरा शरीर धुंध की एक पतली परत में लिपटा हुआ था। उसकी त्वचा नम और लाल दिखाई दे रही थी। उसके शरीर की नसें भी उभरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो केचुए उसके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। शिम्यू की आंखों में असहनीय पीड़ा की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मांसपेशियों के अंदर तिलों के अनगिनत गुच्छे हों जो उसकी त्वचा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। अब तक उसकी वास्तविक क्यूई का प्रवाह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका था। शिम्यू ने जैड की बोतल पकड़ी और ब्रेकथ्रू पिल को अपने मुंह में डाल लिया। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों ठंडी बर्फ के टुकड़े उसके पेट में लुढ़क रहे हों। फिर उसकी हड्डियों और अंगों में एक अटूट ठंडक फैलने लगी। ठंड के एहसास से शिम्यू का शरीर कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसका खून जम गया हो। फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक उसकी वास्तविक क्यूई की तेज धारा थम गई। यहाँ तक कि उसकी वास्तविक क्यूई का निरंतर संपीड़न भी उस अकथनीय शीतलता के प्रभाव में सघन हो गया था। उसकी असली क्यूई की पतली धार थोड़ी देर बाद फूलकर क्यूई की एक विशाल धारा में बदल गई, मानो कोई विशाल नदी हो। फिर वह फट गई और एक भीषण बाढ़ में बदल गई। धमाका! उसके शरीर में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के प्रभाव से उसके दिल को जोरदार झटका लगा। शिम्यू को लगा कि उसके पेट के निचले हिस्से से एक अवर्णनीय शक्ति निकल रही है। अचानक उसे लगा जैसे उसकी त्वचा पर कोई जोरदार प्रहार हुआ हो, ठीक वैसे ही जैसे किसी पतले कागज के टुकड़े को चीर दिया जाता है। फिर उसके आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल भंडार उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। उसे लगा कि उसके आसपास की हवा अविश्वसनीय रूप से ताज़ा है। ताज़ी हवा ने उसके पूरे शरीर को एक अवर्णनीय सुकून और खुशी से भर दिया, मानो किसी कैदी ने बरसों से आसमान न देखा हो। फिर उसके शरीर पर छाई धुंध की परत हवा में गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अपनी सामान्य अवस्था में आ गया हो। शिम्यू ने अपनी ताकत परखने के लिए अपनी मुठियां कस लीं। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका पूरा शरीर अपार ऊर्जा से भर गया था। उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया था, मानो किसी हाथी जितनी ताकत बढ़ गई हो। अंततः वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 5वें चरण को पार करने में सफल हो गया। गोली खाने से पहले शिम्यू को यह अड़चन एक बड़ी दीवार जैसी लग रही थी, लेकिन गोली खाने के बाद यह एक पतले कागज के टुकड़े जैसी लगने लगी जिसे उसे छेदना था। इसे ब्रेकथ्रू पिल नाम दिया गया था। शिम्यू उत्साह से भर गया। वह खड़ा हुआ और अपनी मुठियां और पैर हवा में उछालने लगा। उसकी हर हरकत से हवा का एक तेज झोंका उठता। धमाका धमाका! जब वह अपने पैर और मुठियां हवा में पटक रहा था तो लगातार ची विस्फोट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसकी पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी से पैदा हुए तेज झोंके किसी असली मुक्के जैसे लग रहे थे। हालांकि इन हरकतों से उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने अपना काला ब्लेड निकाला और गेलफोर्स नाइफ आर्ट की 13वीं श्रृंखला का अभ्यास शुरू कर दिया। तभी उसे एक काली रोशनी दिखाई दी। वह बिजली की चमक जैसी थी। अचानक वह उसके शरीर के चारों ओर हवा में तैरने लगी। उसके ब्लेड की चमक 2 हिस्सों में बंट गई, जिनमें से प्रत्येक में 6-7 परछाइयां थीं। फिर सभी 13 ब्लेड परछाइयां हवा में एक ही जगह पर एक साथ हमला करने के लिए दौड़ीं। शिम्यू आधे घंटे तक अभ्यास करता रहा। फिर वह अपने बिस्तर पर वापस आकर पालथी मारकर बैठ गया। गहरे चिंतन में डूबते हुए उसकी आंखें कई बार झपकीं। स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के चौथे चरण में प्रवेश करने के तुरंत बाद उसने एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसकी वास्तविक क्यूई उस विशाल शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से दुर्जेय नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, बल्कि उसने अपनी असफलता से सबक लिया था। वह जानता था कि स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 5वें चरण तक पहुंचने के बाद उसके पेट के निचले हिस्से में शैतानी क्यूई की संक्षारक शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त वास्तविक क्यूई होगी। गहरे भूरे आकाश में 12 रक्त लाल चंद्रमा लटके हुए थे। भूरे रंग की पहाड़ी घाटी में एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। उसका व्यास केवल 5 फुट था। उदास वातावरण में उसका रक्त लाल पानी जीवंत लग रहा था। पोखर के आसपास मानव कंकालों के कई टुकड़े अस्त व्यस्त पड़े देखे जा सकते थे। ये हड्डियां लगभग 5 मानव कंकालों की लग रही थीं। हड्डियों के कवच पहने 3 कंकाल एक कंकाल के चारों ओर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों कंकालों ने उस अकेले कंकाल को घेर लिया हो। अकेले कंकाल के एक हाथ में हड्डी का ब्लेड था।
उसने टूटी हुई हड्डियों का कवच पहना हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि यान लुओ ही था। उसके टूटे हुए कवच के बीच से उसकी कई टूटी हुई पसलियां और शरीर पर अनगिनत दरारें दिखाई दे रही थीं। उसकी कुछ हड्डियां गायब लग रही थीं। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो अभी टूटने वाला है। खटखट, धातु की झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। यान लुओ ने अपनी हड्डी का ब्लेड लहराया और 2 घुमावदार खंजरों को दूर फेंक दिया। वे खंजर सामने से यान लुओ पर फेंके गए, लेकिन जवाबी हमले की प्रबल शक्ति से उसका पूरा शरीर हिल गया। अचानक दूसरी ओर से यान लुओ पर एक बर्फ सफेद हड्डी का भाला फेंका गया। अगर भाला निशाने पर लगता तो यान लुओ के शरीर का ऊपरी हिस्सा उसके निचले शरीर से अलग हो जाता। यान लुओ इस हमले से बच नहीं सकता था क्योंकि उसका शरीर बहुत बुरी हालत में था। हालांकि उसकी आत्मा की लौ में बंद काला आकर्षण चरित्र ठीक उसी क्षण चमक उठा। अचानक उसकी आंखों के गड्ढों में जलती हरी लौ तेज हो गई और यान लुओ अचानक ज्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला हो गया। यान लुओ ने एक अजीब सी हरकत के साथ अपना शरीर एक तरफ किया और भाले से बच निकला। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी सफेद हल्की हड्डी वाली धार निकाली। धार ने उस लंबे भाले को चलाने वाले कंकाल का सिर काट डाला। अचानक एक हवा भेदी ध्वनि सुनाई दी जब 2 खंजरों ने यान लुओ पर हमला किया। यान लुओ ने घुटने टेके और खंजरों से बच निकला। धमाक धमाक, 2 तीखी आवाजों के साथ दोनों कंकाल कमर से अलग हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े और हिलना डुलना बंद कर दिया। जब उनकी खोपड़ियां जमीन पर गिरी तो एक और कर्कश आवाज सुनाई दी। यान लुओ खड़ा हो गया। फिर वह हिलने लगा और पोखर के पास बिखरी खोपड़ियों पर पैर रखने लगा। खोपड़ी के कुचलते ही हरे प्रकाश का एक गोला निकला। यान लुओ ने हरे प्रकाश के सभी गोले सोख लिए। इससे उसकी आत्मा की ज्वाला पहले से थोड़ी बड़ी हो गई। फिर उसने हड्डियों के ढेर में खोजबीन शुरू की और कुछ ठोस हड्डियां ढूंढ निकालीं। फिर उसने अपनी क्षतिग्रस्त और गायब हड्डियों को अच्छी हड्डियों से बदल दिया। जल्द ही उसके शरीर के सभी क्षतिग्रस्त अंग बदल गए। यान लुओ उसके शरीर को देखकर मुस्कुराया। जब वह छोटे से लाल गड्ढे को देख रहा था तो उसकी आंखों में हरे रंग की लपटें चमक रही थीं। जब से उसने पहली बार खुद को किसी गड्ढे में डुबोया था तब से वह अवचेतन रूप से ऐसे ही गड्ढे ढूंढने लगा था। उसके मन में एक आवाज गूंजती रहती थी, उसे बता रही थी कि इस तरह का लाल गड्ढा उसे और भी ताकतवर बना सकता है। इसके बाद यान लुओ पूल में चला गया और धीरे धीरे अपने शरीर को पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद पानी की सतह से कई बुलबुले निकलने लगे। शे म्यू पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए चूहे के घोंसले के गढ़ की ओर बढ़ रहा था जो जुआनलिंग पर्वत की गहराई में स्थित था। उसने अभी अभी अपने कर्तव्य अंक शुद्ध शैतानी क्यूई की एक बोतल के बदले थे। उसने इसे लैंड शहर के सबसे बड़े गढ़ से खरीदा था। उसने एक साधारण वानर के सत्व और रक्त की 3 बोतलें भी खरीदी थीं। शे म्यू एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला के शारीरिक शक्तिवर्धक प्रभावों को देखने के लिए उत्सुक था। उसे उम्मीद थी कि यह कला उसे महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगी। वह इतना बेचैन था कि वह जल्द से जल्द अपने गढ़ में लौटकर इस कला का अभ्यास शुरू करना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह एक कोने पर मुड़ा उसका चेहरा बदल गया। उसका शरीर वहीं जम गया। सुनहरे रंग की पोशाक पहने एक बेहद खूबसूरत महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। वह उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था कि शी म्यू इसी तरफ से आएगा। जिन जियाओ चाय के अलावा वह और कौन हो सकती है? वरिष्ठ जिन, आपको यहाँ देखकर आपके शिष्य को बहुत गर्व हुआ। शी म्यू ने मन ही मन आह भरी। फिर उसने खुद को संभाला और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। आप और मैं मुश्किल समय में एक ही रास्ते पर चले हैं। और तो और हम पुराने परिचित हैं, इसलिए आपको ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। खैर, चूहे के घोंसले में आप कैसे हैं? जिन शियाओ चाय ने खिलखिलाकर पूछा। इसी बीच वह शी म्यू की ओर चलने लगी। उसकी चमकती पुतलियां शी म्यू को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थीं। उसके मुंह के कोनों पर एक कोमल और भावुक मुस्कान चमक रही थी। ये शिष्य अशिष्टता करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये गढ़ बाकी जगहों से कहीं बेहतर है, जहां हमें हर दिन अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। इस बारे में बात करते हुए मुझे सीनियर जिन की कृपापूर्ण सिफारिश के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। शी म्यू 2 कदम पीछे हट गया जब उसने जिन शियाओ चाय को अपनी ओर बढ़ते देखा। उसके दिल में एक गहरी उथल पुथल मची हुई थी, हालांकि उसके स्वर में सम्मान झलक रहा था। उसे एक बुरा अंदेशा हुआ था। एक मोहक और आकर्षक लड़की उसे इस तरह घूर रही थी। इसका मतलब था कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे थे। मैंने आपकी सिफारिश इसलिए की ताकि हमारे संप्रदाय के किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुशल प्रशिक्षण मिल सके। यह मेरा कर्तव्य था। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। एल्डर फेंग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक सफलता की गोली से पुरस्कृत किया गया है। आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप एक साधना कला में प्रगति करना चाहते हैं जो सफलता के कगार पर है ना? जिन शियाओ चाय ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराते हुए पूछा। फिर वह एक कदम आगे बढ़ी और उसकी खूबसूरत आंखें शी म्यू को घूरने लगीं। शी म्यू उसकी खूबसूरत और पैनी निगाहों के आगे अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, इस शिष्य के पास एक साधना कला है जो लंबे समय से एक बाधा में फंसी हुई है। इसलिए मैं इस बहुमूल्य अवसर का लाभ उठाकर उस बाधा को दूर करना चाहता था। मैं आपके प्रयासों की सराहना करती हूँ। अगर आपको अपनी कलाओं के अभ्यास में कोई समस्या आती है तो बेझिझक मुझसे सलाह लें। जिन शियाओ चाय ने शी म्यू की झिझक समझ ली क्योंकि वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वह उसे चिढ़ाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके आकर्षक चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान की चमक उठी। शिम्यू का दिल धड़क उठा जब उसकी नाक में एक मीठी खुशबू का झोंका घुसा। उसने जल्दी से एक और कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। वह चट्टान थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह चट्टान के नीचे पहुंच गया है। वरिष्ठ जिन ने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई है, कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। शिम्यू की बेचैनी और भी बढ़ गई। अचानक उसकी आंखों में एक गरिमापूर्ण भाव प्रकट हुआ। फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए साहसपूर्वक बोला, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे मत बताओ कि तुम मेरे द्वारा निगल लिए जाने से डरते हो। तुम जवान और सुंदर दिखते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अविवाहित होगे। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सुंदर महिला शिष्या से मिलवाऊं? जिन शियाओ चाय ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। इस बीच वह उसकी ओर बढ़ती रही। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, यंग सीनियर जिन, लेकिन ये शिष्य बस कलाओं को साधना और अभ्यास करना चाहता है। फिलहाल मुझे किसी और चीज से कोई सरोकार नहीं है। शिम्यू ने जल्दी से हाथ हिलाकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। हे, क्या कोई ऐसा पुरुष होता है जिसे सुंदर महिलाएं पसंद न हो? आप निश्चिंत रहें, मैं जिस शिष्य से आपका परिचय कराऊंगा उसके चेहरे के भाव और शरीर मेरे जैसे ही हैं। जिन शियाओ चाय के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। वह उस समय तक उसके बहुत करीब आ चुकी थी। शिम्यू घबरा गया। उसने एक तरफ हटने की कोशिश की, लेकिन जिन शियाओ चाय का दाहिना हाथ बढ़ा और बिजली की तरह उसके चेहरे के पास से गुजरा। फिर उसने खुद को संभालने के लिए अपना हाथ चट्टान पर टिका दिया। फिर उसने अपना शरीर उसकी छाती से सटा दिया। शिम्यू को अपने चेहरे पर मीठी खुशबू का एहसास हुआ। उसे बहुत बेचैनी होने लगी और उसका मुंह सूख गया। जिन शियाओ चाय का चेहरा उसके इतने पास था कि लगभग उसके गाल को छू रहा था। वह उसे एक चुलबुली नजर से देख रही थी। जिन शियाओ चाय को एक मनमोहक सुंदरता का वरदान मिला था। वह और भी प्यारी लग रही थी क्योंकि वह शिम्यू के बेहद करीब थी। उसने अपने होंठ खोले और शिम्यू के चेहरे पर गर्म सांसों का एक झोंका छोड़ा। उसके भरे हुए स्तन उसके कपड़ों से बाहर निकलकर शिम्यू की छाती से टकरा रहे थे। इस अकथनीय मोहक आकर्षण ने शिम्यू के दिल को ढोल की तरह धड़का दिया। उसका दिल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वह बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके दिमाग में गर्म खून की एक धार दौड़ गई हो। जिन शियाओ चाय उसके बेहद करीब आ गई थी। इतनी अप्रतिरोध्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता को देखते ही शिम्यू अपना संयम खो बैठा था। उसके गुलाबी उभरे हुए होंठ और आकर्षक रूप किसी भी पुरुष को उसे चूमने के लिए मजबूर कर सकता था। एक सुंदर शिष्या है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, फिर भी तुम उस पर विचार नहीं करना चाहते? जिन शियाओ चाय उसके करीब आ गई। उसने अपने होंठ थोड़े से खोले और शिम्यू के चेहरे पर गर्म सांस का एक और झोंका मारा। फिर उसने प्यार भरी और विनती भरी आवाज में पूछा, ये शिष्य पहले से ही किसी में रुचि रखता है? सीनियर जिन, कृपया थोड़ी गरिमा और आत्मसम्मान दिखाएं। शिम्यू ने खुद पर काबू पाते हुए अपनी जीभ काट ली। उसकी आंखों में एक शांत और पीड़ादायक भाव प्रकट हुआ। फिर उसने दांत पीसते हुए निर्मम भाव से उत्तर दिया। अध्याय 128, एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास। ओह, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी होने के बावजूद तुम्हारा कोई प्यारा है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। जिन जियाओ चाय की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा। ये शिम्यू हिचकिचाया। तुम इतने दुविधा में क्यों दिख रहे हो? क्या ये संभव है कि तुम मुझे धोखा देने के लिए ऐसा कह रहे हो? जिन जियाओ चाय का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। ये शिष्य आपको धोखा देने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। शिम्यू इतना डर गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, तो मुझे उसके बारे में बताओ। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा अगर यह सच है। जिन जियाओ चाय का स्वर थोड़ा नर्म हो गया। वह उससे थोड़ा दूर हट गई। अब शिम्यू और उसके बीच थोड़ी दूरी रह गई थी। शिम्यू ने राहत की सांस ली। वह तियानयिन संप्रदाय की एक खूबसूरत दानव चुड़ैल है। शिम्यू की आंखें दृढ़ हो गईं। अब वह कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं रखता था। दानव चुड़ैल, मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या तुम्हें पता है कि वह तियानयिन संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा है? ऐसी कुशल योद्धा सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। उसने 20 साल की छोटी सी उम्र में ही जियान तियान योद्धाओं के क्षेत्र में कदम रखा था। इसके अलावा वह तियानयिन संप्रदाय के एक पृथ्वी श्रेणी के गुरु एल्डर गोंग सुनयू की एकमात्र शिष्या है। जिन शियाओ चाय के चेहरे का आकर्षक भाव गायब हो गया। उसने शिम्यू को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक उभरी, लेकिन वह नजर नहीं आई क्योंकि उसने उसे जल्दी से छिपा लिया। दानव चुड़ैल का इस युवा शिष्य के साथ एक समझौता है कि मैं वान लॉन्ग पर्वत पर जा सकता हूँ और उससे मिल सकता हूँ यदि मैं 30 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले जियान तियान योद्धा बन जाता हूँ। शिम्यू जिन जियो चाय की भाषा में अचानक परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुआ। हे। जिन शियाओ चाय ये शब्द सुनते ही हंसने लगी, मानो ये दुनिया की सबसे मजेदार बात हो। उनकी हल्की हंसी से ऐसा लग रहा था मानो खिले हुए पौधे हवा में झूमने लगे हों। उन्होंने अपना पेट सहलाया और झुककर प्रणाम किया और वो बहुत देर तक हंसती रहीं। फिर वह मुड़ी और शिम्यू की ओर एक नजर भी डाले बिना चली गई। यह एक स्वप्न जैसा लगता यदि उसकी सुगंध अभी भी हवा में न होती। शिम्यू की आंखें चमक उठीं। उसने जिन जियाओ चाय की जाती हुई आकृति को देखा और अपनी मुठियां कस लीं। कुछ ही देर पहले उसका सामना जिन शियाओ चाय से हुआ था और इस शियान तियान योद्धा के सामने वह खुद को शक्तिहीन महसूस कर रहा था।
जाने से पहले जिन शियाओ चाय ने जो तिरस्कार भरी हंसी दिखाई थी, उसने शी म्यू के दिल पर एक अविस्मरणीय छाप छोड़ी थी। वह जानता था कि जिन जियाओ चाय के इरादे अच्छे नहीं थे, हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि वह बार बार उसके पास क्यों आई थी। इसलिए उसके लिए अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था। उसे और भी ज्यादा मजबूत बनना था। उसे अपनी माँ से किए गए वादे का पालन करना था। इसके अलावा उसे अपने और राक्षसी चुड़ैल के बीच की दूरी भी कम करनी थी। शी म्यू ने एक बार फिर जिन शियाओ चाय की गायब होती हुई आकृति की ओर देखा। फिर वह मुड़ा और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अपने पत्थर के कमरे में पहुंचते ही शी म्यू पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने अस्त व्यस्त मन को शांत करने में सामान्य से ज्यादा समय लगाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तब तक एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का स्मरण करता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह इसे सही ढंग से कर रहा है। फिर वह खड़ा हुआ और कला के पहले स्तर का अभ्यास करने लगा। साधना तकनीक में क्रांति के साथ साथ शी म्यू ने अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला से अलग था और ये ऊर्जाएं उसकी नसों और धमनियों में सहज रूप से नहीं जाती थीं, बल्कि वे उसी तरह अंदर की ओर जाती थीं जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी में गिरता है। फिर वे शी म्यू के शरीर में समा जाती थीं। इसके अलावा वह अपनी त्वचा के नीचे उनकी ऊपर नीचे की गति को महसूस कर सकता था। ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रवाहित हुईं और एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की गति को प्रेरित किया। फिर वे छोटे क्रिस्टल कणों में परिवर्तित हो गए और ये क्रिस्टल कण इतने छोटे थे कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। ये कण फिर शी म्यू के शरीर में जमा हो गए। अगले कुछ मिनटों में ये सैकड़ों क्रिस्टल कण उसके शरीर से होकर गुजर गए। शी म्यू को बेहद खुशी हुई। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला वाकई एक प्रभावी साधना तकनीक थी। इसके अलावा इसका अभ्यास करना आसान था। इसके अलावा इस तकनीक से होने वाली प्रगति असाधारण रूप से तेज लग रही थी। 3 घंटे बाद शी म्यू का शरीर हल्का सा कांप उठा। फिर उसने अभ्यास बंद करते हुए आंखें खोलीं। वह लगभग लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अचानक उसके हाथ हिले और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और फिर से कला का अभ्यास करने लगा। उसने अपने शरीर में थोड़ा अंतर महसूस किया, लेकिन वह निश्चित नहीं था। शी म्यू मुस्कुराया। चूंकि उनके पास पत्थर के बंदर का व्यर्थ रक्त था, इसलिए उनकी नसों में ऊर्जा का संचार धीमा था। इसलिए हो तियान कला में शी म्यू की प्रगति बाइशे और अन्य शिष्यों की तुलना में बहुत धीमी थी। हालांकि उसकी नसों में असली ची के प्रवाह का इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला साधना तकनीकों में सहायता के लिए थी। इसलिए ये केवल शारीरिक शक्ति के विकास के लिए थी। शी म्यू निश्चिंत था क्योंकि इस तकनीक का अभ्यास करते समय उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। शी म्यू मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला चुनी थी। ये कला हो तियान कला के विकास के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुई थी। इसके बाद शी म्यू लगभग 1 महीने तक एकांतवास में रहे। उन्होंने अपना कुछ समय संघ द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में बिताया और बाकी समय में वे एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की साधना में खुद को कष्ट देते रहे। इसलिए वह थोड़े ही समय में एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की पहली परत के चरम चरण तक पहुंच गया और आखिरकार पहली रक्त और मज्जा शुद्धि प्रक्रिया का समय आ गया था। शी म्यू अपने पत्थर के कमरे में बिस्तर पर बैठा था। उसने अपने चेहरे पर डर के भाव लिए सामने रखी बोतलों को देखा। उनमें से एक बोतल की सतह पर धातु जैसी चमक थी। वह इंसान की हथेली जितनी बड़ी थी। वह नीले तांबे की बनी थी। बाकी 3 सफेद चीनी मिट्टी की बोतलों का आकार भी एक जैसा था। उसने बाएं हाथ में नीली तांबे की बोतल उठाई। फिर उसने दाएं हाथ से बोतल का ढक्कन खोला और उसे कई बार हिलाया। अचानक बोतल के मुंह से काली धुंध गैस का एक बादल निकला। काले कोहरे का बादल वातावरण में फैल गया, मानो किसी असहज वातावरण के संपर्क में आ गया हो। अचानक वह बेचैनी से छटपटाने लगा। फिर तेजी से नीचे उतरा और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी की सतह पर धीरे से गिरा हो। फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। शी म्यू ने सिर हिलाया। दानव क्यू एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थी जो एक दुष्ट और गंदी जमीन पर उत्पन्न होती थी। इसलिए ये प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को दृढ़ता से प्रतिकर्षित करती थी। यह आमतौर पर किसी रसातल की गहराई में पाई जाती थी। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने 3 सफेद चीनी मिट्टी की बोतलों में से एक खोली। उसमें से खून की गंध तैर रही थी। यह वानरों और बंदरों के खून का सार था। उसने तांबे की बोतल का ढक्कन खोला। अचानक खून की एक किरण चमकी। फिर शी म्यू ने बंदर और बंदर के खून का सारा सार तांबे की बोतल में डाल दिया। बोतल में डालते ही बंदर और बंदर के खून का सार रक्त की ज्वाला में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे आग में तेल डाला जाता है। एक काला कोहरा उमड़ पड़ा और लहराने लगा, मानो कोहरे में कोई काला अजगर आ गया हो। उसने पूरी रक्त ज्वाला को निगल लिया और बोतल के अंदर बेतहाशा मंडराने लगा। समय के साथ रक्त की ज्वाला छोटी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो काले अजगर ने धीरे धीरे ज्वाला को निगल लिया हो। खून की लपटें गायब होते ही काले अजगर की दुष्ट आत्मा काले कोहरे में बदल गई। कोहरे को चीरती हुई एक लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। शी म्यू ने बाकी बोतलों के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई। बची हुई 2 बोतलें, जिनमें बंदर और बंदर के खून का सार था, दुष्ट आत्मा ने तुरंत निगल लीं और काले कोहरे के अंदर और भी ज्यादा चमकदार और स्पष्ट रक्त रंग की रोशनियां जमा हो गईं। शी म्यू की आंखों में संतुष्टि के भाव थे। उसने तांबे की बोतल पर ढक्कन लगाया और उसे एक तरफ रख दिया।
इसके बाद शीम्यू ने ध्यान की मुद्रा में आकर अपनी सांसों को नियंत्रित किया और ध्यान करने लगे। एक पल बाद शीम्यू का दिल धड़कने लगा। फिर एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला धीरे धीरे काम करने लगी। शीम्यू के शरीर में अनगिनत क्रिस्टल कण दिखाई देने लगे। हालांकि बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आत्मिक ऊर्जा किसी चीज से रुकी हुई है। वह शीम्यू के शरीर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं लग रही थी। शीम्यू ने अपने दाहिने हाथ में नीली तांबे की बोतल उठाई। फिर उसने बोतल का ढक्कन खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पानी अपने शरीर में उड़ेल लिया। तांबे की बोतल से काले कोहरे का एक बड़ा बादल उड़ता हुआ बाहर आया। काले कोहरे के बीच एक लाल बत्ती चमकी, मानो किसी चीज ने उसे सक्रिय कर दिया हो। वह नीचे उतरने ही वाली थी कि उसने अपना रास्ता बदल लिया और शीम्यू की दिशा में बढ़ने लगी। फिर उसने शीम्यू के शरीर को कसकर जकड़ लिया। शीम्यू का रंग सफेद पड़ गया और उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलने लगा। क्यूई दानव एक झटके में उसके शरीर तक पहुंच गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में एक साथ कई सुइयां चुभ रही हों। उसे एक अवर्णनीय दर्द का एहसास हुआ। शीम्यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की त्वचा नोच ली गई हो। शीम्यू ने अपने दांत भींच लिए। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दानव क्यू उसके शरीर में समा गया था और एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला से बने छोटे छोटे क्रिस्टल कणों से टकराने लगा था। दानव क्यू के संपर्क में आते ही क्रिस्टल चकनाचूर हो गए। फिर हर क्रिस्टल एक अदृश्य अजीब ऊर्जा में बदल गया। उसके बाद ऊर्जा और दानव क्यू आपस में उलझ गए। शीम्यू के शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो उसके शरीर के अंदर मौजूद उन क्रिस्टलों के टूटने से दर्द न कर रहा हो। यहाँ तक कि उसका दिमाग भी तेज दर्द से फट गया था। उसके चेहरे की बनावट बिगड़ गई थी। अचानक उसके माथे और गर्दन पर एक मोटी नीली नस उभर आई। नाड़ी तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां बेकाबू होकर फड़कने लगीं। शीम्यू ने पहले कभी इतना तेज दर्द महसूस नहीं किया था। सच कहूं तो इस दर्द को सहने से तो मर जाना ही बेहतर होता। शीम्यू को और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। क्यूई दानव शीम्यू के शरीर के हर छिद्र में घुस गया। फिर उसने उसके आंतरिक अंगों और हड्डियों पर आक्रमण किया। हर गुजरते पल के साथ शीम्यू का दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। जैसे ही क्यूई दानव उसकी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर रहा था, उसे एक असहनीय दर्द का एहसास हुआ। फिर क्रिस्टल एक अजीब ऊर्जा में बदल गए। यह ऊर्जा दानव क्यूई के साथ शीम्यू के शरीर के हर हिस्से में प्रवेश कर गई। ये लगातार उसके शरीर में समाहित होती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा था। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला, रक्त और मज्जा सफाई प्रक्रिया के परिणामों को प्राप्त करने के लिए दानव क्यूई के समर्थन से उसके भौतिक शरीर को प्रभावित कर रही थी। असली क्यूई भी उसी समय शीम्यू के शरीर में घूमने लगी, लेकिन वह लगातार दानव क्यूई के आक्रमण का प्रतिरोध कर रही थी और वह उसके महत्वपूर्ण मेरिडियन की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शीम्यू ने कोई साधारण दानव क्यूई नहीं खरीदी थी। ये यिन दानव क्यूई का एक उच्च गुणवत्ता वाला और शुद्धतम रूप था। यिन गुण दानव क्यूई की नकारात्मक क्यूई भी एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की मदद से शीम्यू की असली क्यूई के साथ एकीकृत हो गई। 1 घंटे बाद शीम्यू के शरीर से लिपटा काला कोहरा आखिरकार छट गया। क्यूई दानव की शक्ति अंततः समाप्त हो गई थी। शीम्यू ने एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की अपनी पहली रक्त और मज्जा शुद्धि प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला ने काम करना बंद कर दिया था। शीम्यू का शरीर आखिरकार ढीला पड़ गया। अचानक उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया और वह मरी हुई मछली की तरह बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी, होंठ पीले पड़ गए थे। उसका पूरा शरीर पसीने और किसी गंदे तरल पदार्थ से लथपथ था। वह चिपचिपा और बेहद अस्वस्थ महसूस कर रहा था। आधे घंटे आराम करने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति वापस लौट आई। फिर उसने अपने शरीर को साफ पानी से धोया और उसकी नई ऊर्जा एक झटके में ही जाग उठी। शीम्यू ने अपने शरीर को गौर से देखा। फिर उसने अपने अंग हिलाए। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका शरीर बेतहाशा मजबूत हो गया है। उसकी गति और शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसकी त्वचा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ था। उसकी कठोरता और रक्षात्मक शक्ति कल्पना से परे स्तर तक बढ़ गई थी। अचानक उसे अपने पेट में बर्फ जैसी ठंडी आभा महसूस हुई। शीम्यू को उस स्थिति की याद आई जब उसने अपने शरीर को संयमित किया था। वह खड़ा हुआ और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। स्वर्गीय हाथी के प्रजनन की कला। और जैसे ही उसने अपनी भौहें की नोक ऊपर उठाई, उसकी वास्तविक क्यूई उसके शरीर के भीतर घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वह उत्साह में उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि यिन ऊर्जा की शक्ति अब उसके नियंत्रण में थी। यह उसके निचले उदर में उसकी वास्तविक क्यूई के साथ सफलतापूर्वक घुल मिल गई थी। उसने अपनी मुट्ठी थपथपाई, मानो हवा से मुक्केबाजी कर रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा फूटी और ठंडी हवा के झोंके की तरह तेज रफ्तार से हवा में बह गई। शीम्यू बहुत खुश था। उसकी यिन ऊर्जा की शक्ति इस समय बेहद कमजोर थी, लेकिन शीम्यू को यकीन था कि एक बार जब वह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर प्रजनन कला के 5वें स्तर पर पहुंच जाएगा, तो उसकी यिन ऊर्जा उसके शत्रुओं को अपने अमूर्त रूप में गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि रक्त और मज्जा शोधन प्रक्रिया के बारे में सोचते हुए उन्हें अभी भी डर महसूस हो रहा था, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ निश्चय ने ले ली। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला में शीम्यू की कल्पना से भी आगे निकलने की क्षमता थी। यह अप्रत्याशित रूप से दानव क्यूई की यिन ऊर्जा को उसकी वास्तविक क्यूई के साथ एकीकृत कर सकती थी।
इसलिए शिम्यू कभी हार नहीं मानेंगे। अध्याय 129 आत्मा को शांति देने वाला मंत्र। 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। वह समय आ गया था जब शिम्यू को एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला की दूसरी रक्त और मज्जा शोधन प्रक्रिया से गुजरना था। उसने खुद को इस प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन इस दर्द की आंतरिक पीड़ा पहली शुद्धि प्रक्रिया के दौरान महसूस की गई पीड़ा से कहीं ज्यादा तीव्र थी। शिम्यू एक बेहद मजबूत इंसान था जिसमें अदम्य दृढ़ता और अडिग स्वभाव था। हालांकि यह असहनीय दर्द उसके लिए सहन करना मुश्किल था। सौभाग्य से वह स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। इस कला ने हमेशा उसकी नसों और धमनियों की रक्षा करने में उसकी मदद की थी, इसलिए वह अंत तक इतना भयानक दर्द सह सका। वह खुशी से झूम उठा जब उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर और भी मजबूत हो गया है। उसकी शारीरिक शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि उसे एक शक्तिशाली दुष्ट वानर प्रजनन कला की दूसरी परत को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही मिली थी। एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास शुरू करने से पहले उसके शरीर की शक्ति, गति और दृढ़ता उसकी कुल शक्ति की 2/3 बढ़ गई थी। इस एहसास ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, इसलिए उसने अभ्यास जारी रखा ताकि वह जल्द से जल्द तीसरे स्तर तक पहुंच सके। 3 महीने की अवधि के बाद उन्होंने दर्द की तीसरी लहर के लिए खुद को फिर से मजबूत किया। हालांकि उन्हें पता चला कि वे पिछले 2 सत्रों की तरह भाग्यशाली नहीं थे। शिम्यू के पत्थर के कमरे में शिम्यू अपने पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चेहरे पर बेहद दर्द भरा भाव साफ दिखाई दे रहा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नंगा था और खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 1 इंच गहरे धारदार चाकू से उसकी मांसपेशियों को काट दिया हो। उसके शरीर के हर रोम से लगातार खून बह रहा था, यहाँ तक कि उसका बिस्तर भी खून से लथपथ था। शिम्यू को अस्थि मज्जा में असहनीय सुन्नता भी महसूस हुई, खुजली भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों चींटियां उसकी अस्थि मज्जा को कुतर कुतर कर खा जा रही हों। दर्द की तीव्रता पिछली बार की तुलना में लगभग दोगुनी थी। उन्हें जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा झेलनी पड़ी वह इतनी यातनापूर्ण थी कि शिम्यू लगभग टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। शिम्यू को लगा जैसे उसकी आंखों पर अंधेरे की एक परत छा गई हो। फिर वह वहीं गिर पड़ा। कुछ देर बाद शिम्यू को होश आया। उसने चक्कर और भारीपन को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल नहीं सका। शिम्यू चौंक गया। उसने अपने शरीर को छुआ और महसूस किया कि उसके पूरे शरीर पर लंबे सफेद बालों की एक परत उग आई है। हैरानी की बात यह थी कि वह फिर से अपने स्वप्नलोक में पहुंच गया था। वह पहले ही रहस्यमयी सफेद वानर में बदल चुका था। हालांकि अपने नए परिवेश को देखकर वह हैरान रह गया। वह उस जानी पहचानी चट्टान पर नहीं था जिसके ऊपर एक विशाल चट्टान थी, बल्कि वह एक विशाल खुला मैदान था जिसके चारों ओर एक विशाल और हरे भरे जंगल का अथाह सागर था। दूर दूर तक एक विशाल जंगल दिखाई दे रहा था। जंगल के पेड़ बेहद चौड़े थे, इतने चौड़े कि एक एक पेड़ को चारों तरफ से घेरने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ती। इसके अलावा वे हजारों फीट ऊंचे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये ऊंचे पेड़ बादलों के असीम सागर के ऊपर आसमान में फैले हुए हों। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट से धरती हिल गई। इस धमाके ने शिम्यू की चेतना को वानर के शरीर में वापस खींच लिया। शिम्यू को एहसास हुआ कि सफेद वानर पहले की तरह चांद निगलने की कला नहीं कर रहा था, बल्कि उसका ज्यादातर शरीर जमीन में धंसा हुआ था। सिर्फ उसका बालों वाला सिर ही जमीन से बाहर निकला हुआ था। इसके अलावा सफेद वानर जमीन पर बने अनगिनत अजीबोगरीब आकर्षक अक्षरों और आकृतियों के बीच में था। ये घनीभूत अक्षर और आकृतियां बीच बीच में चमकदार चांदी जैसी रोशनी बिखेर रही थीं, मानो तारों से भरा कोई विशाल आकाश हो। ये दिव्य आकृतियां और चिन्ह चारों दिशाओं में फैले हुए थे। ये एक विशाल जादुई सूत्र का निर्माण कर रहे थे, लेकिन धुंधली रोशनी के कारण जादुई मंत्र को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। विशाल फॉर्मूले के दोनों ओर पीले लबादे पहने 2 दैत्य खड़े थे। वे 100 फुट ऊंचे और 2 छोटे पहाड़ों जितने मजबूत थे। उनके चमकदार गंजे सिर थे। उनके सिर पर एक भी बाल नजर नहीं आ रहा था। वे बेहद बदसूरत लग रहे थे। उनके चेहरे की बनावट भयावह थी, मानो किसी क्रूर भूत की हो। उनके शरीर के हर हिस्से से कई मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उनके पीले लबादों की सतह पर चमकते चांदी के अक्षर बने हुए थे। दोनों के चेहरों पर भावशून्य भाव थे। दोनों के हाथों में 100 फुट लंबे चमकीले चांदी जैसे लोहे के हथौड़े की मूठ थी। दोनों दैत्य जादू के एक खास बिंदु पर लगातार हथौड़े चला रहे थे। हर बार जब उनके हथौड़े जमीन पर पड़ते तो एक जबरदस्त गड़गड़ाहट होती। विशाल हथौड़ों की सतह से चांदी की रोशनी की एक किरण उसी समय विशाल जादुई मंत्र में फूट पड़ती। इससे मंत्र की सतह पर लगी चांदी की रोशनियां जगमगा उठती। फिर ये रोशनियां बेतहाशा लटकने लगतीं। शिम्यू सूत्र के केंद्र में था। वह अपने आसपास की जमीन में रुक रुक कर कंपन महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब और ठंडी ऊर्जा ने उसे घेर लिया हो और उसे लगातार निचोड़ रही हो। यह अजीब ऊर्जा किसी बर्फीले ठंडे तरल पदार्थ जैसी लग रही थी। जैसे जैसे हथौड़ों की गति तेज होती गई, अजीब ऊर्जा का निष्कासन बल भी मजबूत होता गया। इस बीच शिम्यू को लगा कि उसके शरीर का तापमान कम हो रहा है। तभी असीम विचित्र ऊर्जाएं सफेद वानर के रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में प्रवेश करने लगीं। ये विचित्र ऊर्जाएं अनगिनत छोटी सुइयों जैसी महसूस हुईं। छी! सफेद बंदर ने पीड़ा से अपना चेहरा विकृत कर लिया और तीखी चीख निकाली। छोटी छोटी ठंडी ऊर्जाएं वानर के शरीर में घुस गईं। फिर उन्होंने उसके महत्वपूर्ण अंगों को ढंकना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों छोटी छोटी सुइयां लगातार उसके आंतरिक अंगों में चुभ रही हों।
वानर के कारण शिमू को जो अकल्पनीय पीड़ा हो रही थी वह इतनी पीड़ादायक थी कि वह मरना चाहता था। यह अकथनीय दर्द शिमू के लिए और भी ज्यादा भयावह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय उसे जो दर्द हो रहा था वह शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान हुए दर्द से कई गुना ज्यादा कष्टदायक और पीड़ादायक था। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी गहरे हरे रंग के गद्दे पर पालथी मारकर बैठा था, जो विशाल और चमचमाते फॉर्मूले से दर्जनों फीट दूर हवा में तैर रहा था। उस बुजुर्ग की लंबी सफेद भौहें और दाढ़ी थी। उसने उस सफेद बंदर की तरफ देखा जो अभी भी दर्द से चीख रहा था। उसकी लंबी भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थीं। उसने अपनी उंगलियां भींच लीं और धीमी आवाज में कुछ सुनाने लगा। वह वही रहस्यमयी बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने पहले शिमू के सपने में सफेद बंदर को चंद्रमा निगलने की कला सिखाई थी। शिमू एक बार फिर टूटने की कगार पर था। यह असहनीय दर्द इतना असहनीय था कि उसकी चेतना लगभग धुंधली हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे वह अगली कुछ सांसों में ही बेहोश हो जाएगा। वह अब और नहीं रोक पा रहा था क्योंकि दर्द उसकी सहनशक्ति से बाहर था। अचानक उसके कानों में एक रहस्यमय मंत्र की मधुर ध्वनि गूंजी। यह मंत्र वह वृद्ध व्यक्ति पढ़ रहा था। मंत्र सुनते ही सफेद बंदर ने अपना मुंह खोला और उस बुजुर्ग व्यक्ति की नकल करने लगा। फिर असहनीय दर्द के बावजूद उसने शब्दों को पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र की भाषा बेहद अजीब थी, लेकिन शिमू को ये परिचित लग रही थी, मानो उसने इसे हजारों बार पढ़ा हो। तभी कुछ अजीब घटना घटी। जैसे ही शिमू ने सफेद बंदर के रूप में मंत्र पढ़ा, उसके शरीर और आत्मा का दर्द कम होने लगा। उसका दर्द पल भर में दब गया। लंबे समय तक बना रहने वाला दर्द अब भी सहना मुश्किल था, हालांकि अब ये काफी हद तक सहनीय था। शिमू इस अजीबोगरीब घटना से सुखद आश्चर्य में था, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगा और उसकी आंखें उलट गईं। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह बेहोश हो चुका था। कुछ समय बाद शिमू के पत्थर के कक्ष में शिमू ने आंखें खोलीं। उसने खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा पाया। आखिरकार वह अपनी तंद्रा से लौट आया था। उसने हिलने की कोशिश नहीं की। उसका सिर अब भी एक अजीब से भारीपन से जकड़ा हुआ था। एक बार फिर उसे जोरदार चक्कर आने लगा। साथ ही उसके अंगों में सुन्नता का दौरा भी पड़ गया। तीसरे अस्थि मज्जा शोधन सत्र के दौरान उसे जो असहनीय पीड़ा हुई वह उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इससे उसे मेनगू की चेतावनी याद आ गई। वह रक्त मंडप का रखवाला था। उसने उसे चेतावनी दी थी कि एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का सबसे घातक नुकसान रक्त और मज्जा शोधन की प्रक्रिया है। अचानक उसका शरीर कांप उठा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ असामान्य है। उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक दृढ़ता में एक बार फिर काफी सुधार आया है। इसके अलावा उसके पेट के निचले हिस्से में जमा यिन क्यू भी काफी बढ़ गई है। शिमू को एक बार फिर सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने सफलतापूर्वक तीसरा रक्त और मज्जा शुद्धिकरण सत्र पूरा कर लिया था। अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसे लग रहा था कि उसकी सफलता का संबंध उस सपने से है जो उसने अभी अभी देखा था। वह जानता था कि वह इस बाधा को केवल उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा पढ़े गए मंत्र के कारण ही पार कर पाया था। ये स्पष्ट था कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सपने में उसे जो गुप्त विद्या सिखाई थी उसने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने उस समय उसके कष्ट को काफी हद तक कम कर दिया था। शिमू ने सपने में सीखे गए सफेद बंदर के मंत्र को याद करने की कोशिश में अपना दिमाग खपाया, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली लग रही थी और उसे एक भी शब्द याद नहीं आ रहा था। हालांकि वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। क्षण भर सोचने के बाद वह बिस्तर से उठा। उसने पहले से तैयार किए हुए साफ पानी से अपने शरीर से खून धोया। फिर उसने साफ कपड़े पहने। फिर उसने अपना काला तलवार उठाया और गढ़ से बाहर निकल गया। आधी रात हो चुकी थी और चमकता चांद आसमान में लटका हुआ था। शिमू परिचित रास्ते पर चलते हुए जंगल में पहुंच गया। उसने अपने आसपास का जायजा लिया कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है। फिर उसने अपनी काली तलवार निकाली और खुले मैदान में एक गड्ढा खोदा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद गया। अचानक उसकी दाहिनी हथेली एक पारदर्शी और चमकदार मुट्ठी में बदल गई। वह जेड के टुकड़े जैसी लग रही थी। फिर उसने उसे जोर से मारा। गुनगुनाहट। अचानक आसपास की मिट्टी ढह गई और उसका शरीर उसमें दब गया। केवल उसका सिर ही जमीन से बाहर निकला हुआ था। शिमू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। विशाल सूत्र के केंद्र में सफेद वानर प्रकट हुआ। सूत्र के दोनों ओर दो पीले वस्त्रधारी दैत्य खड़े थे। उनके हाथों में दो शक्तिशाली हथौड़े थे। उनके हथौड़े जमीन पर तेजी से प्रहार कर रहे थे। फिर असहनीय तीव्र पीड़ा का दौरा उस पर पहले की तरह पड़ गया। थोड़ी देर बाद शिमू झटके से सपने से जाग गया। उसका माथा पसीने से लथपथ था। हालांकि वह गड्ढे से बाहर नहीं निकला, बल्कि उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और सपने में सुने गए मंत्र को याद करने की कोशिश की। हालांकि वह निराश था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि उसकी याददाश्त साफ हो गई थी। शिमू ने अपने दांत भींच लिए, आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर सपने में खो गया। वह ये प्रक्रिया बार बार दोहराता रहा। वह जाग जाता और फिर सपने में प्रवेश कर जाता। वह अपना ध्यान उस मंत्र को याद करने पर केंद्रित करता जो सफेद वानर उसके सपने में पड़ रहा था, और हर बार सपने में प्रवेश करने पर उसे भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती। लेकिन अंततः उसकी पीड़ा रंग लाई और मंत्र धीरे धीरे उसके लिए स्पष्ट होता गया। 30 से 40 बार दोहराने के बाद वह अंततः उस अजीब मंत्र को याद करने में सफल हो गया। जब उन्होंने पहली बार यह मंत्र पढ़ा, आत्मा को शांति देने वाला मंत्र, तो उनके मन में 3 चांदी के अक्षर प्रकट हुए। शिमू एक बार फिर सपने से जाग उठा।
और उसने तुरंत मंत्र दोहराने की कोशिश की। वह बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि उसे मंत्र पर अच्छी पकड़ मिल गई है। इसके अलावा वह उस अजीब भाषा में आत्मा को शांति देने वाला मंत्र आसानी से पढ़ सकता था। टकराना। शी म्यू गड्ढे से बाहर कूद गया। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और पूरे जोश के साथ गढ़ की ओर बढ़ा। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन चांद ढल चुका था। आसपास के पेड़ों की परछाइयां धुंधली रोशनी में लहरा रही थीं। अचानक दूर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसके बाद पैरों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान चल रहा हो। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसने काला ब्लेड पकड़ लिया और झाड़ियों के एक झुरमुट के पीछे छिप गया। आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई, मानो वह व्यक्ति दूर जा रहा हो। शी म्यू का चेहरा फिर बदल गया। उसने आंखें तिरछी करके चुपचाप आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। शी म्यू ने दर्जनों फीट तक आवाज का पीछा किया, लेकिन अचानक वह धीमी पड़ गई। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। वह वहीं रुक गया। अचानक उसकी नाक फड़कने लगी और खून की बदबू उसके नथुनों में घुस गई। शी म्यू का चेहरा एक बार फिर बदल गया। वह गंध के स्रोत की ओर बढ़ा और पत्थरों के एक ढेर के पास पहुंचा। वहां जो कुछ पड़ा था उसे देखकर वह चौंक गया। पत्थरों के ढेर में एक चित्तीदार तेंदुआ पड़ा था। वह एक विशाल तेंदुआ था, लगभग 10 फुट लंबा। उसकी गर्दन के आसपास की खाल और बाल बुरी तरह क्षत विक्षत थे। शी म्यू उसकी गर्दन पर खून के धब्बे साफ देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हाल ही में हुई है। लेकिन शी म्यू तब दंग रह गया जब उसने देखा कि तेंदुए की लाश सूख चुकी थी, मानो उसकी आत्मा चूस ली गई हो। शी म्यू लाश की जांच करने के लिए उसकी ओर बढ़ा। अचानक उसके पीछे से एक तेज हवा चली। फिर पीछे से एक रोएदार काला पंजा उसके सिर की ओर बढ़ा। शी म्यू अचंभित रह गया। वह बिजली की तरह घूम गया। उसका दाहिना हाथ एक साथ पारदर्शी और चमकदार मुट्ठी में बदल गया। फिर उसने अपनी क्रिस्टल जैसी मुट्ठी चलाई। वह काले पंजे से निपटने के लिए सफेद रोशनी में बदल गई। हालांकि रोएदार पंजा भी मुट्ठी में बदल गया और शी म्यू से टकरा गया। पिंग! एक धीमी सी धमाक की आवाज सुनाई दी। शी म्यू का शरीर कांप उठा। टक्कर के प्रभाव से उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि इससे उसे अपना प्रतिद्वंदी दिखाई दे गया। वह एक धूसर और विशालकाय वानर जैसा राक्षस था। उसके मुंह के आसपास का फर खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने ही तेंदुए का खून चूसा था। जब उनकी मुट्ठियां टकराईं तो वह धूसर राक्षस भी हवा में उड़ गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई थी। वह एक पल के लिए जमीन पर लुढ़का और फिर जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी रक्तरंजित आंखें शी म्यू को क्रूर नजरों से घूर रही थीं। उसकी रक्तरंजित आंखों में खून की प्यास की झलक साफ दिखाई दे रही थी। अध्याय 130। फेंगली के जीवन की कहानी। शी म्यू का दिल कांप उठा। उसने अपना काला उल्का सा लोहे का ब्लेड निकाला। धूसर बंदर दहाड़ते हुए शी म्यू पर बहुत तेज गति से झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह लगभग एक धूसर परछाई में बदल गया और पलक झपकते ही वह शी म्यू के बेहद करीब पहुंच गया। दो रोएदार पंजे शी म्यू को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। एक ने उसकी कमर पकड़ी और दूसरे ने उसका गला। अचानक उसका नाखून लचीला हो गया, दरांती के हुक जैसा। ऐसा लग रहा था मानो बंदर ने पंजे पर पूरा नियंत्रण पा लिया हो। शी म्यू की आंखों में एक सुनहरी चमक चमक उठी। कलाई हिलाते ही काले ब्लेड की दो परछाइयां उभरीं। अचानक एक रोशनी कौंधी और पंजे वाली परछाई को चीर डाला। झनझनाहट, धातुओं के टकराने की आवाज सुनाई दी। टक्कर से निकली चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं। ऐसा लग रहा था मानो काले ब्लेड की परछाई किसी लोहे के खंभे से टकरा गई हो। लेकिन भूरे बंदर के शरीर पर कोई खास असर नहीं हुआ। वह बस हवा में उड़ गया। शी म्यू का रंग बदल गया। भूरे बंदर के बालों वाले पंजे लोहे जैसे सख्त लग रहे थे और आश्चर्यजनक रूप से बंदर ने अपने नंगे हाथों से काले ब्लेड के हमले को रोक दिया था। शी म्यू ने एक पल सोचा, फिर वह भूरे बंदर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। काले ब्लेड से 13 ब्लेड छायाएं चमक उठीं। ये छायाएं भूरे बंदर के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। ऐसा लग रहा था मानो बंदर को अभी कई टुकड़ों में काट दिया जाएगा। लेकिन बंदर को झटका लगा क्योंकि काले ब्लेड ने अचानक अपनी दिशा बदल दी। ब्लेड घूम गया और बंदर पर पीछे से वार किया। टकराना। वह धूसर बंदर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ गया। वह कई विशाल पेड़ों से टकराया और जमीन पर उल्टा गिर पड़ा। जानवर दर्द से कराह उठा। वह उठने की कोशिश में रेंगने लगा, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक पैर जोर से दबा और वह जमीन पर गिर गया। संघर्षरत भूरे बंदर को देखते ही शी म्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर उसकी नजर काले ब्लेड पर पड़ी। पिछले 2 सालों में काले उल्कापिंड जैसे लोहे के ब्लेड का वजन काफी बढ़ गया था। अब उसका वजन लगभग 320 किलोग्राम हो गया था। इसलिए वह भूरे बंदर को हराने में कामयाब रहा था। जैसे ही शी म्यू ने अपना हाथ हिलाया, काला ब्लेड काली रोशनी में बदल गया और रोशनी भूरे बंदर के कंधे के पार चली गई। वानर के रोएदार भूरे बालों का एक छोटा सा हिस्सा छील दिया गया था। इससे उसके शरीर के एक कोने पर नीले रंग का एक कपड़ा लटका हुआ दिखाई दिया। आशा के अनुसार शी म्यू ने अपना दूसरा पैर भूरे बंदर की हथेली पर रख दिया। फिर उसने उसके भूरे बाल छीलने शुरू कर दिए। उसने देखा कि बंदर की थोड़ी सी उभरी हुई उंगलियों पर एक काला लोहे का दस्ताना था। अचानक भूरे बंदर ने संघर्ष करना बंद कर दिया और जोर से चिल्लाया। फिर उसका शरीर कांपने लगा। शी म्यू आश्चर्यचकित था। हर गुजरते पल के साथ दूसर बंदर के शरीर में कंपन और भी भयानक होता जा रहा था। इसके अलावा उसके शरीर के लंबे और सफेद बाल एक एक करके झड़ने लगे थे और सफेद बालों के नीचे की त्वचा और फटे पुराने कपड़े भी दिखने लगे थे। फिर हाथों से नुकीले पंजे गिर गए और वे इंसानी हाथों में बदल गए।
धूसर बंदर धीरे धीरे इंसान में बदल गया। वह जमीन पर पड़ा था, हाँफ रहा था। उसकी पीठ पर एक कुलदेवता बर्बर योद्धा का गहरा लाल टैटू था। वह किसी बंदर जैसा दिख रहा था और वह किसी जिंदा जानवर की तरह हिल रहा था। एक बर्बर शिम्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, फिर उसने अपने पैर से शरीर को दबाया और उसे पलट दिया। वह अचानक अवाक रह गया। फैंग ली। जमीन पर खड़ा वानर कोई और नहीं बल्कि फैंग ली था। उसकी आंखों का लाल रंग बहुत तेजी से गायब हो रहा था और उसकी आंखें अपनी सामान्य चमक वापस पा रही थीं। अचानक शिम्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फैंग ली की गर्दन पर ब्लेड रख दिया। फैंग ली के हाव भाव बदल गए। आखिरकार उसे होश आ गया था, इसलिए वह अपने शरीर को हिलाए बिना नहीं रह सका। हिलना मत, वरना मुझे तुम्हारी बातों की परवाह नहीं रहेगी, शिम्यू ने अपना हाथ नीचे दबाते हुए कहा। फैंग ली का दिल भावनाओं से भर गया। हालांकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे पर कोई पहाड़ रख दिया गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चट्टान उस पर दबाव डाल रही हो। दरअसल उसके कंधे की हड्डी लगभग टूट ही गई थी। आखिरकार उसने देखा कि शिम्यू ने ही उस पर पैर रखा था। उसका रंग पीला पड़ गया और उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे वह माफी मांगने लगा हो। भाई शी, मुझ पर दया करो। दया? शिम्यू का चेहरा भावहीन हो गया। उसने फिर से अपना पैर दबाया। फैंग ली जोर से चिल्लाया। भाई फैंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एक बर्बर जासूस निकलोगे। क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? शिम्यू ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपना काला ब्लेड थोड़ा सा झुकाया। बस उसे थोड़ा सा हिलाने की जरूरत थी और वह फैंग ली का गला काट देता। भाई शी, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। कसम से, प्लीज ये मत सोचना कि मैं कोई बर्बर जासूस हूँ। अगर मैं होता तो छिपते वक्त मैं जरूर ज्यादा सावधानी बरतता। पता नहीं रात के इस वक्त मैं यहाँ कैसे आ गया ऐसा काम करने के लिए। फैंग ली की सांस फूल गई। उसके गले में ब्लेड की बर्फ जैसी ठंडी धातु का स्पर्श महसूस हुआ और इससे उसकी गर्दन में इतनी उत्तेजना हुई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये सुनते ही शिम्यू की आंखों में एक विचारमग्न भाव आ गया। हालांकि उसका हाथ और काला ब्लेड स्थिर रहे। मेरे शरीर पर सचमुच एक बर्बर कुलदेवता है, लेकिन मेरा शरीर आम इंसानों से अलग है। लेकिन मैं समझा सकता हूँ। फैंग ली ने शिम्यू की ओर देखा, फिर उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बताओ तुम कौन हो? शिम्यू ने अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ी। फिर उसने काला ब्लेड उठाया। फैंग ली के चेहरे पर संघर्ष के भाव उभर आए। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे बोलने लगा, मैं एक संकर हूँ, आधा इंसान और आधा बर्बर। मेरी माँ इंसान थी और मेरे पिता बर्बर। शिम्यू को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जो कुछ देखा था उससे उसे कुछ ऐसा ही अंदाजा था। फैंग ली ने धीरे धीरे अपनी जीवन कथा सुनाई। उसकी माँ दाक्वी साम्राज्य से थीं। उन्हें पहले बर्बर आक्रमण के समय बर्बर जनजाति ने बंदी बना लिया था। फिर वह उनके पिता की दासी बन गईं। एक बार जब इंसान एक बर्बर जनजाति के बंदी बन गए तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर फैंग ली की माँ गर्भवती हो गई और इससे उसका जीवन और भी मुश्किल हो गया। उसने एक बर्बर रक्त वाले बच्चे फैंग ली को जन्म दिया, लेकिन माँ और बच्चे को सबसे अलग रखा गया था। हालांकि समय बीतने के साथ माँ और बच्चे को अंततः कबीले से भागने का मौका मिल गया और दाक्वी साम्राज्य में लौटने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसकी माँ उदास हो गई और कई साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। फैंग ली ने अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव लिए हुए ये अनुभव बयान किए और जब भी वह बर्बर लोगों का जिक्र करता उसकी आंखों में गहरी नफरत उभर आती। ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई दिखावा कर रहा है। अब तक शिम्यू की आंखों का ठंडापन काफी कम हो चुका था। उसे लगा कि वह फैंग ली की पृष्ठभूमि से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि उसे अपने बचपन के कड़वे अनुभव याद आ रहे थे और उसे एहसास हुआ कि फैंग ली का जीवन उससे कहीं ज्यादा दुखदायी रहा था। इसलिए वह फैंग ली पर दया किए बिना नहीं रह सका। तो तुम आधे इंसान हो। जब तुम काले कछुए संप्रदाय में शामिल हुए थे तो तुम्हारे इरादे क्या थे? शिम्यू ने भारी आवाज में पूछा। मुझे ताकत चाहिए थी, मुझे मजबूत बनना था। ये बर्बर लोग मेरी माँ के बहुत बड़े ऋणी हैं, इसलिए मैं उनकी खातिर बदला लेना चाहता हूँ। खून का कर्ज खून से चुकाना ही होगा। फैंग ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुर्राने से खुद को नहीं रोक सका। तो फिर तुमने अपनी चेतना क्यों खो दी? तुम्हारे शरीर में इस तरह का परिवर्तन हो गया था। शिम्यू ने कोई राय जाहिर नहीं की और पूछा, भाई शी, आपने अभी अभी मेरा कुलदेवता देखा है। यह मेरे कुल में एक बलि के दौरान मेरे शरीर पर प्रत्यारोपित किया गया था जब मैं बहुत छोटा था। पशु आत्मा की मुहर, मुझे तब नहीं पता था कि यह क्या है। कुछ साल पहले तक इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन 2 साल पहले इसमें परिवर्तन होने लगा। ये हर कुछ महीनों के बाद फूट पड़ता है। फिर मैं एक राक्षस के रूप में पुनर्जन्म लेता हूँ। यह मेरी मानसिक स्थिति को नष्ट कर देता है और मैं एक खूनी पागल बन जाता हूँ। फिर मुझे खुद को शांत करने के लिए खून पीना पड़ता है। फैंग ली के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। उसने दांत पीसते हुए कहा। शिम्यू ने शांत भाव से फैंग ली को देखा। उसके मन में एक विचार को आधा। अचानक उसने अपना पैर वापस खींचा और अपना काला ब्लेड नीचे गिरा लिया। फैंग ली ने राहत की सांस ली। फिर वह उठ बैठा और घबराई हुई नजर से शिम्यू को देखा। अगर आपने जो कुछ भी कहा वह सच भी है तो मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? शिम्यू ने पूछा। फैंग ली चौंक गया, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ करने का मन बना लिया हो। अचानक उसने पैर पटका।
फिर उसका हाथ गर्दन तक पहुंचा और कुछ निकाला। यह एक अजीब तरह का हार लग रहा था। उसने उसे शी म्यू को देते हुए कहा, यह एक जादुई यंत्र है जो मेरी माँ ने मुझे अपने अंतिम दिनों में दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि इस हार का मुझसे और मेरे शरीर पर बने कुलदेवता से गहरा संबंध है। उन्होंने मुझे इसकी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए कहा है। इसके अलावा अगर यह क्षतिग्रस्त हो गया तो मैं ऐसी परिस्थितियों में डूब जाऊंगा जहां बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैंने 2 साल पहले तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, लेकिन मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है और तब से इसे अपनी त्वचा से लगाए रखता हूँ। यह मेरे लिए जीवन जितना ही अनमोल है। मुझे पता है कि मौखिक बयानों की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस जादुई यंत्र की कस्टडी भाई शी को देना चाहता हूँ। ये शब्द सुनते ही शी म्यू का दिल द्रवित हो गया। उसने हार लिया और ध्यान से उसकी जांच की। हार किसी मुलायम जेड पत्थर से बना लग रहा था। देखने में तो ये काफी पुराना लग रहा था। इस पर एक नक्काशीदार शिलालेख था, एक वानर जैसे भयानक जानवर का। हैरानी की बात यह थी कि यह फैंग ली की पीठ पर लगे कुलदेवता से काफी मिलता जुलता था। हालांकि जब शी म्यू ने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके उस पर आक्रमण करने की कोशिश की तो उसकी सतह पर प्रतिबंधों की एक परत बन गई और उसका दिव्य ज्ञान उस तक पहुंच गया और वापस लौट आया। उसकी आत्मिक शक्ति उसे केवल एक क्षण के लिए ही छू सकी। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसमें एक रक्तपिपासु और प्रचंड क्रोध की आभा थी। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रतिबंधों से बाहर निकलना चाहता हो। शी म्यू को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि फैंग ली ने जैसे ही पाबंदियां छुईं, जोर से चिल्लाया। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और उसकी आंखों में खून का बहाव तेज हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक बार फिर पागलपन से भर गईं। ये देखकर शी म्यू हैरान रह गया। फिर उसने हार से मंत्र पढ़ा और फैंग ली अपनी मूल अवस्था में आने लगा। फैंग ली अब तक पूरी तरह होश में आ चुका था, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी। उसने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और रेंगते हुए खड़ा हो गया। अच्छा, भाई फैंग ने यह चीज मुझे अपनी मर्जी से सौंप दी है, इसलिए मैं फिलहाल तुम पर भरोसा करता हूँ। शी म्यू ने कुछ देर सोचा और कहा। फिर उसने अपनी भौहें उठाईं और काले ब्लेड को वापस म्यान में डाल दिया। धन्यवाद भाई शी। फैंग ली ने शी म्यू की ओर झुककर प्रणाम किया। इसकी जरूरत नहीं है। अगर बाद में तुम्हें कोई भी असामान्यता हुई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसके अलावा तुम जो करना चाहते हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शी म्यू ने आकाश में पूर्णिमा को देखा। उसके चेहरे पर शांति छा गई। फिर वह गढ़ की ओर चल पड़ा। फैंग ली ने शी म्यू की जाती हुई आकृति को देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह उसके पीछे चलने लगा। 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए। मानव और बर्बर जाति के बीच युद्ध अभी भी गतिरोध की स्थिति में था। दोनों पक्षों के बीच समय समय पर युद्ध छिड़ते रहते थे और परस्पर विजय और पराजय होती रहती थी। हालांकि चूहे का घोंसला पीछे होने के कारण अप्रभावित रहा, लेकिन कागज के ताबीजों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दिन शांति से बीत रहे थे। रक्त और मज्जा शोधन प्रक्रिया के दौरान शी म्यू का दर्द काफी कम हो गया था, क्योंकि वह आत्मा को शांति देने वाले मंत्र का अभ्यास करने आया था। इसलिए वह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर प्रजनन कला की मदद से 5वीं बार इसका अभ्यास करना चाहता था। इस समय तक शी म्यू का शरीर अकल्पनीय अवस्था में पहुंच चुका था। वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और इससे उसकी ताकत पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। अब उसके वार का वजन लगभग 2 से 3 हजार किलोग्राम हो गया था। इसलिए शी म्यू आसानी से लोहे की छड़ को मोड़ सकता था। दरअसल वह पत्थर तोड़ने वाली मुट्ठी की मदद के बिना भी कई फीट चौड़े विशाल पत्थरों को तोड़ सकता था। उसके शरीर की दृढ़ता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा साधारण तलवारें या भाले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, अगर उनका इस्तेमाल असली क्यूई के प्रभाव में न किया जाए। हालांकि शी म्यू को हर बार जब वह एक शक्तिशाली दुष्ट वानर के प्रजनन की कला का अभ्यास करता था तो उसे और अधिक दानव क्यूई और संयमी गोलियों की आवश्यकता होती थी। उसके शरीर में यिन क्यूई भी काफी मात्रा में जमा हो गई थी। इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। शी म्यू बहुत खुश हुआ। हालांकि अपनी कला को और निखारने के लिए उसे वानरों और बंदरों के रक्त के और सार की जरूरत थी, इसलिए उसे कुछ समय के लिए अपनी साधना स्थगित करनी पड़ी। शी म्यू अपनी उच्च साधना से संतुष्ट था, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि एक विपत्ति तेजी से उसकी ओर आ रही है।